हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सक्सेस अलार्म पर। हमने अब तक 3 क्लासें कर ली हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ लिया है अक्षांश, हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने पढ़ लिए हैं देशांतर। देशांतर हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने पढ़ ली है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने पहले वाली क्लासों में पढ़ लिए हैं। अब हम इसके अलावा जो चौथा टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड में जो दे रखा है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप सब लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो एसएसटी से, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ईएमआरएस ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीएसएसबी डी ट्रिपल एस बी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप ज्योग्राफी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, ये जो टॉपिक है वो आप सब लोगों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। पूरी क्लास कॉन्सेप्चुअल होने वाली है, एमसीक्यू एक भी नहीं होगा। ठीक है, पूरी क्लास कॉन्सेप्चुअल है। जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। देखो, हमें पता है जब हम पृथ्वी के सरफेस की बाहरी मतलब जो बाहरी सरफेस है, आउटर जो सतह है, उसकी स्टडी करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं कि माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुआ, बाहर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, कौन कौन से एजेंट्स हैं, इरोजन कौन करता है, डिपोजिशन कौन करता है। इसके साथ साथ हमें इसकी जो आंतरिक संरचना है उसका भी अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, पृथ्वी के भीतरी भागों का अध्ययन करने से उसकी जो बाहरी सतह है उसको हमें समझने में आसानी मिलती है। ठीक है, तो चलिए, अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें भाई पृथ्वी के अंदर की स्थितियाँ जो हैं उनको हम क्यों पढ़े। तो हम देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए, परपटी के बारे में, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में, इनको समझने के लिए कि पृथ्वी के अंदर ये चीज़ें हैं क्या, उनकी स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्या है, क्यों बनते हैं, कहाँ से आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, प्लेट विवर्तन की घटनाएं जो होती हैं वो कैसे होती है, इन सभी की व्याख्या करने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो जानकारी है वो कहाँ से हमें प्राप्त हो, जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास कुछ स्रोत हैं। वो स्रोत हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जानकारी के पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त करने के कुछ स्रोत हैं। कुछ स्रोत तो ऐसे हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो हाइपोथेसिस वगैरह है, परिकल्पनाएं जो हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत संकेत हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। उससे जुड़े हुए जो सिद्धांत है वो कई बार आंतरिक भागों की अवस्था का हमें थोड़ा बहुत संकेत देते हैं। इसके अलावा जो उल्काएं होती है, मीटियोर जो होती है, उल्कापात जो होता है, अंतरिक्ष से पदार्थ जो आता है पृथ्वी पर, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उल्काएं और पृथ्वी जो है वो एक समान पदार्थ से बने हुए हैं। क्योंकि उल्काएं जो पृथ्वी पर पहुंच रही है वो भी कहीं ना कहीं उसी सौरमंडल का हिस्सा है जिस सौरमंडल का हिस्सा अपनी पृथ्वी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि उल्काएं जो है वो पृथ्वी के समान पदार्थों से बनी है। इनके अध्ययन से, जब उल्काओं का हम अध्ययन करते हैं भीतरी भाग का, उल्काओं के भीतरी भाग का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो अंतरतम है वो भी इसी तरीके का होगा। इसके अलावा कुछ हम प्रत्यक्ष स्रोत भी देखते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। जैसे कि माइनिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया,
ज्वालामुखी क्रिया होगी, इन सब के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। चट्टानी हो गई, चट्टानी जो है वो पृथ्वी की ऊपरी परत की वास्तविक संरचना बताते हैं कि क्रस्ट किस प्रकार की बनी हुई है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर के बनी है, ये सब चट्टानें हमें बताती है। इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी होते हैं जिनसे हम पृथ्वी के अंदर के पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन है? तापमान हो गया, दाब, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण विसंगति जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी एनोमली हम कह देते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिज्म होता है और अर्थक्वेक वेव्स होती है, ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, तो वहां पर ये ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, इन सब से इनसे गहराई में पदार्थ की अवस्था का हम अनुमान लगाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर अनुमान ही लगाया जाता है, हमारे पास सटीक जानकारी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक अवस्था किस तरीके की, एक अनुमान लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक तो देखेंगे परिकल्पना, उस वो परिकल्पना किसने दी और उस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक अवस्था कैसी है। तो गैसियस हाइपोथेसिस जो दी थी वो आप सबको पता है कांट ने दी थी, 1755 में दी थी। इनके अकॉर्डिंग पृथ्वी की जो अवस्था है, यानी कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसी अवस्था में होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी परिकल्पना आती है निहारिका परिकल्पना, जिसने लाप्लास ने दिया था। नेबुलर हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं 1796 में जिसे दिया गया था लाप्लास के द्वारा, फ्रेंच मैथमेटिशियन है। इनके अकॉर्डिंग पृथ्वी की जो आंतरिक अवस्था है वो तरल अवस्था की होनी चाहिए। तीसरी परिकल्पना है यहाँ पर ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स ने दी थी, टाइडल हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 1919, ठीक है, और 1929 में इन्होंने इसे संशोधित भी किया था। इनके अकॉर्डिंग जो है पृथ्वी का अंतरतम कैसा होना चाहिए? आंतरिक अवस्था तरल अवस्था में होनी चाहिए। और ग्रहाणु परिकल्पना यहाँ पर आप लिख लीजिए, ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहिकीय नहीं ग्रहाणु परिकल्पना, यानी कि प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस जो है वो चेम्बरलिन एंड मोल्टन ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग यानी कि ग्रहाणु जो है ठोस पदार्थ थे, इनके अकॉर्डिंग जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसे अवस्था में होना चाहिए? ठोस अवस्था में होनी चाहिए। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनके अकॉर्डिंग पृथ्वी की आंतरिक अवस्था अलग अलग स्टेट में होंगी, या तो वो गैसीय स्टेट में होंगी, या वो तरल अवस्था में होंगी, या सॉलिड स्टेट में होंगी। गैसीय अवस्था की बात किसने की थी? कांट ने की थी। इसके अलावा तरल अवस्था की बात लाप्लास ने और जेम्स नीस ने की थी। और चैम्बरलिन एंड मोल्टन के अकॉर्डिंग पृथ्वी की आंतरिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? ठोस अवस्था की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं मेन जो पॉइंट है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत। ठीक है, उल्का एवं प्रत्यक्ष स्रोत, यहाँ पर कौन से आते हैं? उल्का एवं प्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, जैसे उल्का की अगर मैं बात करूँ तो वो उल्का भी एक तरह से अप्रत्यक्ष स्रोत है। ये पहला जो है वो परिकल्पनाओं से संबंधित है, हम यहाँ पर पढ़ा है। और दूसरा हम यहाँ पर किससे संबंधित पढ़ रहे हैं? उल्काओं का अध्ययन से संबंधित। ठीक है, कि उल्काओं का अध्ययन करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से किस तरीके की है। देखो उल्काएं जो है वे खगोलीय पिंड है, हम सबको पता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते टाइम पर जल जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से स्फीयर में आकर के ये जलना शुरू कर देती है। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो उल्काएं होती हैं और जो पृथ्वी होती है वो सेम मटेरियल से बने होते हैं। उल्काओं के अध्ययन से पृथ्वी के भीतरी भागों की संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जब हम उल्काओं की स्टडी करते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि देखो सेम मटेरियल हमें दिखाई देता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उल्काओं का जो आंतरिक भाग होगा, आंतरिक भाग में जिस तरह के मटेरियल होंगे, पृथ्वी के भीतरी भागों में भी हमें उसी तरीके की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। उल्काओं में किस किस प्रकार के तत्व हमें देखने को मिलते हैं? तो उल्काओं में हमें मेनली लोहा मिलता है, निकल मिलता है, कुछ सिलिकेट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोबाल्ट, कॉपर, इस तरह की कई धातुएं हमें उनमें देखने को मिलती है। इन धातुओं की उपस्थिति से यह अनुमान लगाया है कि पृथ्वी के केंद्र में भी क्या हो सकता है? लोहा और निकल जैसी भारी धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि उल्काओं में ये धातुएं जो है वो अधिक मात्रा में मिलती है। इसलिए पृथ्वी के केंद्र को अक्सर क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम उल्काओं का अध्ययन करके ये अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर निकल एंड आयरन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए हम नीफे कह देते हैं। ठीक है, नीफे या नीफे कोर कहा जाता है। ठीक है,
तीसरी हम बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोत की। प्रत्यक्ष स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हम डायरेक्ट अपने सेंसरी ऑर्गन से उनको फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिनसे हमें सीधा प्रमाण मिलता है। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत वे होते हैं जिनसे हमें पृथ्वी की ऊपरी परतों का कैसा प्रमाण मिलता है, सीधा प्रमाण मिलता है। हमें ज़्यादा अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जैसा दिख रहा है वैसा हम ये कहते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से किस तरीके की है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में हमें रॉक्स इंक्लूड कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ड्रिलिंग हम इंक्लूड कर सकते हैं और वॉल्केनोज हम इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी ऑफ रॉक्स की। हम चट्टानों की स्टडी करके कैसे पता लगाते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी होगी। देखो, जब हम चट्टानों की स्टडी करते हैं तो हम पृथ्वी के अंदर वाले पार्ट्स की ज़्यादा गहराई में स्टडी नहीं कर पाते। हमें पता चलता है कि हमारी जो क्रस्ट है, हमारी जो ऊपर की जो भू परपटी है वो किस तरीके की है, क्योंकि चट्टानें जो है वो ज़्यादातर भू परपटी में ही देखने को मिलती है। पृथ्वी की सतह से प्राप्त चट्टानों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उनकी आयु और संरचना का निर्धारण करते हैं। वैज्ञानिक जो लोग हैं उनकी एज देखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इन चट्टानों में पाए जाने वाले तत्वों से पृथ्वी की आंतरिक परतों की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। ध्यान रखना, केवल अनुमान लगाया जाता है और ज़्यादातर हम चट्टानों को देख करके क्रस्ट का अनुमान लगाते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तापमान और दाब भी बढ़ते जाते हैं, हम सबको पता है, जिससे यह समझ में आता है कि पृथ्वी के अंदर की परतें अधिक गर्म और अधिक घनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर की जो परतें हैं, चट्टानी जो है वो ज़्यादा गर्म हो। इसके अलावा जब प्रेशर बढ़ता है तो हो सकता है उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो। इनसे हमें ये पता चलता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियाँ। दूसरा जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी। देखो, ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम होता है। इंटरनल हीट और प्रेशर का ही परिणाम होता है। जब पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ जो पदार्थ है जिसे हम लावा या मैग्मा कहते हैं, तो वो सब सतह पर निकलता है, तो अपने साथ बहुत सारी गैसें लेकर के आता है, खनिज लेकर के आता है, धातुएं पिघली हुई अवस्था में आते हैं और बहुत सारा गर्म पदार्थ वो अपने साथ लेकर के आता है, जिससे हमें पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसकी जो मोल्टन स्टेट है, पिघली हुई अवस्था है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी। इस प्रकार जो ज्वालामुखी गतिविधियां हैं वो पृथ्वी की आंतरिक परतों का कैसा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमें वहाँ से किस तरीके का मटेरियल बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है, कि हम ये उस ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी के अंदर किस किस तरीके के मटेरियल है। अब यहाँ पर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन लिमिटेशंस जैसे ज्वालामुखी गतिविधियाँ, सबसे पहली बात तो कि संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं होती, तो हम संपूर्ण पृथ्वी के अंदर के बारे में ये पता नहीं लगा सकते केवल ज्वालामुखी से। ये केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सक्रिय रहती है, जैसे कि प्रशांत महासागर का यहाँ पर दिया हुआ है, रिंग ऑफ फायर दिया हुआ है। इसलिए इनके माध्यम से पृथ्वी के गहरे या सेंट्रल पार्ट की सटीक जानकारी हमें प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पृथ्वी के बिल्कुल अंदर की तरफ क्या है वो हमें पता नहीं चल पाता, बिल्कुल गहरे पार्ट में क्या है वो हमें ज्वालामुखी से पता नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि जो लावा होता है, मैग्मा होता है, वो केवल 200 मीटर से 400 मीटर की गहराई या 200 मीटर तक की गहराई से ही बाहर आता है। सिंपल सी बात है, एस्थनोस्फीयर से लावा बाहर आता है या मैग्मा चेंबर से लावा बाहर आता है। इसके नीचे पृथ्वी के अंदर क्या क्या है वो हमें वॉल्केनोज में वॉल्केनिक एक्टिविटी से नहीं पता चलता। ये गतिविधियां मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी और मध्य परतों से संबंधित सूचना ही हमें देती है। लावा तो बाहर आ जाता है लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ये लावा कितनी गहराई से बाहर आया है। ठीक है, थर्ड है खनन और ड्रिलिंग, माइनिंग एंड ड्रिलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे हमें डायरेक्ट मटेरियल वहाँ से मिलता है और उस डायरेक्ट मटेरियल को हम टेस्ट करके ऑब्जर्व करके हम ये थोड़ा बहुत क्रस्ट के अंदर पता लगा सकते हैं। ध्यान रखना, माइनिंग एंड ड्रिलिंग से हमें केवल क्रस्ट के बारे में पता चलता है, वो भी थोड़ा बहुत, कि जिस जिस गहराई पर हमने खनन किया, ड्रिलिंग की, वहाँ से हमने मटेरियल निकाला और उसे ऑब्जर्वेशन के लिए लैब में भेज करके हमें पता लगा लिया कि हाँ, क्रस्ट के इस वाली डेप्थ पर इस तरीके के मटेरियल या इस तरीके के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। देखो, माइनिंग एंड ड्रिलिंग के माध्यम से मनुष्य पृथ्वी की ऊपरी परतों का अध्ययन करता है। ध्यान रखना, केवल कौन सी परतों का अध्ययन करता है, ऊपरी परतों का अध्ययन करता है। यह कार्य मुख्यतः आर्थिक उद्देश्य यानी कि खनन और ड्रिलिंग जो है वो केवल आर्थिक उद्देश्यों से की जाती है। लेकिन जब आर्थिक उद्देश्यों के लिए खनन और ड्रिलिंग की जाती है तो वहाँ से हमें कोयला, लोहा, सोना, तांबा, पेट्रोलियम आदि की प्राप्ति होती है, तो हम उनकी स्टडी करते हैं। इन कार्यों से पृथ्वी की ऊपर की परत, ध्यान रखना, पृथ्वी की ऊपर की परत की संरचना हमें पता चलती है, घनत्व, तापमान, दाब और तत्वों की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलती है।
अंदर क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इतनी ड्रिलिंग पावर ड्रिलिंग मशीनें हमारे पास है ही नहीं। इंसान ने अभी तक इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं की है कि वो पृथ्वी के अंतरतम वाले भाग में जा पाए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ड्रिलिंग के माइंस के। जैसे भारत की अगर मैं बात करूँ तो कोलार जो गोल्ड माइंस है कर्नाटका में, वहाँ से जो सोना निकाला जाता है उसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की रॉबिन्सन जो डीप माइन है जहाँ से सोना निकाला जाता है उसकी लगभग 6 किलोमीटर की गहराई। इसके अलावा अमेरिका का जो पेट्रोलियम क्षेत्र है, पिकोस क्षेत्र जिसे हम कह देते हैं, यहाँ पर पिकोस एक क्षेत्र है जहाँ से तेल ड्रिलिंग की जाती है, वहाँ पर भी 9 किलोमीटर की गहराई तक ही ड्रिलिंग की गई है। इसके अलावा सबसे गहरे ड्रिलिंग की अगर मैं बात करूँ पूरी अर्थ पर, तो वो रूस के कोला सुपर डीप बोरहोल पर दिया गया जो कि आर्कटिक क्षेत्र में है। वैज्ञानिक ड्रिलिंग यहाँ पर की जाती है जो जिसकी गहराई लगभग कितनी है, 12.3 किलोमीटर। ये विश्व की सबसे गहरी ड्रिलिंग है जो कि कहाँ पर की जाएगी, आर्कटिक क्षेत्र के कोला प्रायद्वीप में, या फिर मैं सिंपल कह सकता हूँ कोला सुपर डीप बोरहोल। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया है। इन सभी प्रयासों से पृथ्वी की ऊपरी परतों तक की भौतिक और रासायनिक जानकारी प्राप्त होती है, केवल ऊपरी परतों तक की। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत से केवल हम पृथ्वी की ऊपरी परतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, तो उससे थोड़ी बहुत नीचे की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी पूरी अर्थ की जानकारी हमें प्रत्यक्ष स्रोत से में नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि तापमान और दाब की अत्यधिक स्थिति जो मानव तकनीकें हैं उनकी पहुंच से बाहर है। इतना टेम्परेचर सहन करने वाली, प्रेशर सहन करने वाली जो मानवीय तकनीक है वो अभी तक नहीं बनी है कि वो उस गहराई तक पहुंच करके और पृथ्वी के अंदर में क्या है वो जानकारी प्राप्त कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर हम पृथ्वी के अंदर तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी अंदर से इस प्रकार की होगी। ठीक है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, पृथ्वी के अंदर हम अनुमान लगाते हैं इन सोर्सेज से। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो क्या है, टेम्परेचर है, कि तापमान जो है वो गहराई के साथ बढ़ता है, ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहली बात। तो तापमान है जो गहराई के साथ बढ़ता है। कैसे? जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो हमें वहाँ पर तापमान धीरे धीरे बढ़ता हुआ महसूस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार औसतन हर 32 मीटर पर, ध्यान रखना ये फैक्ट है, हर 32 मीटर की गहराई पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो रेट है तापमान बढ़ने की वो हर जगह सेम नहीं होती। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है ये रेट जो है वो कम हो जाती है। जैसे मान लो, जैसे कहीं कहीं यह दर 30 से 35 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस भी हो जाती है। रेट जो है तापमान के बढ़ने की वो कम हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहीं पर ये जैसे हम गहराई पर जाएंगे तो ये 40 मीटर हो जाएगा, फिर 45 मीटर हो जाएगा, फिर 100 मीटर हो जाएगा, फिर 110 मीटर हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो तापमान के बढ़ने की जो रेट है वो कम हो जाएंगी। मतलब हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम 32 मीटर ही कवर कर रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं तो ये नंबर बढ़ता है। ये 32 मीटर वाला जो नंबर है वो बढ़ता है, मतलब हम 32 मीटर से ज़्यादा गहराई पर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। पहले कम गहराई पर टेम्परेचर बढ़ जाता था, अब हमें ज़्यादा गहराई कवर करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तब जा करके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। मतलब जो रेट है वो कम हो जाती है। ध्यान रखना यहाँ पर नंबर्स, गहराई के नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब रेट जो है वो कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ने की। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। उदाहरण के लिए यह हम बात करें कि यदि यह दर समान रूप से बने, कौन सी दर, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस वाली अगर दर हर जगह सेम रहे तो क्या होगा? तो क्या होगा, हमें पता है कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो 6371 किलोमीटर की गहराई पर है, और अगर हम इसको अगर हम देखें इस रेट से, तो इस रेट से अगर इक्वल रेट से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप मान के चलिए लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर अंदर तक पहुंच जाएगा। और ऐसी स्थिति में इतने टेम्परेचर में, इतनी गर्मी के अंदर जो है वो कोई भी चीज़ सॉलिड अवस्था में नहीं रह सकती। मतलब जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो पूरी तरह से पिघल जाती इतने टेम्परेचर के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है, हमें पता है, क्योंकि हम देखते हैं हमारी पृथ्वी सॉलिड भी है बाहर से। अगर इतना टेम्परेचर होता ना तो
उस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आकर के ही चट्टानें पिघल जाती, हमारी क्रस्ट भी पिघली हुई अवस्था में होती, हमारी पृथ्वी पूरी पिघली अवस्था में होती अगर इस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यह माना जाता है कि गहराई के साथ तापमान तो बढ़ता है, लेकिन उसकी जो वृद्धि की दर है वो लगातार क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे पहले 32 मीटर पर हो रही थी, तो ये वृद्धि जो वृद्धि की दर है वो कम होती चली जाएगी, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होती चली जाएगी। फिर 40 होगी, फिर 50 होगी, फिर 110 होगी, फिर 300 होगी। ऐसे हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अर्थ के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस हमें कवर करनी पड़ेगी। और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने का मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की जो दर है, जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कम होती चली जाएगी। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। पृथ्वी के अंदर अनुमानित तापमान कितना है? देखो, जब हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का पार्ट है, तो पृथ्वी सूर्य, हम ये देखते हैं कि सूर्य के आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है, यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। क्यों? देखो, पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि सूर्य की सतह का जो तापमान है वो भी लगभग इतने के ही बराबर है। और हमें पता है पृथ्वी जो है वो सूर्य से बनी है, सूर्य का जो बाहरी सरफेस है उसमें जितना तापमान हमें देखने को मिलेगा, उतना ही तापमान हम पृथ्वी के अंदर वाले पार्ट की, मतलब कोर वाले पार्ट का मान करके चलते हैं। ठीक है, बाहरी सतह का जो औसत तापमान है वो लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आपको सिंपली पूछा जाए कि औसत तापमान पृथ्वी का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर तापमान, वो है 15.2 डिग्री सेल्सियस। अभी तक यही है, हालांकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है, लेकिन अभी तक जो बुक्स में है, एग्जाम्स में है, वो यही आता है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। आउटर सरफेस का जो तापमान है, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ का तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस है। ये पृथ्वी को ना ही तो ज़्यादा ठंडा होने देता है और ना ही ज़्यादा गर्म होने देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, आगे तापमान के संचरण के तरीके। यहाँ पर देखो, तापमान के संचरण के कुछ तरीके दे रखे हैं कि पृथ्वी के अंदर तापमान जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस कौन कौन सी विधियों के द्वारा पृथ्वी हर जगह एक ही टेम्परेचर की नहीं रहती। या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है वो आया कहाँ से, और अगर पृथ्वी अंदर से गर्म है तो उस जैसे 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 मान लो आपने 32 मीटर का एक गड्ढा खोद दिया, तो वहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, कि वो टेम्परेचर आता कहाँ से, तो वो नीचे की तरफ से आता है। तो तापमान संचरित हो रहा है पृथ्वी के अंदर, ये हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है पृथ्वी के अंदर की तरफ। तो वो कौन कौन सी विधियों से हो रही है वो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात है कंडक्शन। यहाँ पर ये सिंपल सा एक फॉर्मेट है जो आपको एटमॉस्फेरिक जो साइंस है, मतलब क्लाइमेटोलॉजी जो है, उस सेक्शन में भी आपको ये काम आएगा। तो कंडक्शन जो है वो ध्यान रखना हमेशा ठोस माध्यम में ही होता है। कंडक्शन का मतलब होता है एक बॉडी दूसरी बॉडी से सेम कैरेक्टर वाली बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में आती है, तो ज़्यादा गर्म वाली बॉडी के जो टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर वाली बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और जब तक ट्रांसफ़र होता है तब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कंडक्शन जो प्रोसेस होती है वो किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम में होती है। उष्मा ठोस पदार्थों में धीरे धीरे फैलती है, ये ध्यान रखना। यह पृथ्वी की भूपर्पटी में मुख्य रूप से होती है, क्योंकि भूपर्पटी जो है वो हमें पता है सॉलिड रूप में होती है, और सॉलिड रूप में होने की वजह से पृथ्वी का जो पूरा भूपर्पटी का जो पार्ट है वो कंडक्शन की वजह से भी गर्म होता है। ठीक है, दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि कन्वेक्शन का सिंपल से मतलब वो करंट चलती है, जो गर्म जो मटेरियल है वो ऊपर आता है हल्का होकर के, और जो हैवी मटेरियल है, ठंडा मटेरियल है, वो नीचे की तरफ जाता है। इनको ही हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। तो कन्वेक्शन जो प्रोसेस होती है या तो वो द्रव में होती है या फिर वो गैस मीडियम में होती है। यह ऊष्मा संचरण का प्रमुख तरीका है। यह पृथ्वी के मेंटल और आउटर कोर में होता है, जहाँ पदार्थ आंशिक रूप से तरल होता है। मेंटल जो है वो आंशिक रूप से तरल है, आउटर कोर जो है वो आंशिक रूप से तरल है। क्योंकि प्रेशर इतना हो जाता है कि गलनांक बिंदु बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन गलनांक बिंदु बढ़ने की वजह से जो चट्टानें हैं वो पूरी तरीके से नहीं पिघल पाती है। पिघलती तो है लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं पिघल पाती। तो वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कन्वेक्शन जो प्रोसेस होती है वो द्रव या गैस मीडियम में होती है, ठोस मीडियम में नहीं होती है। इसके अलावा रेडिएशन जो है वो निर्वात या सतह के समीप होता है, ध्यान रखना।
या जो सतह होती है हमारी सरफेस होती है उससे उसको अगर ठंडा होना है तो वो रेडिएशन के थ्रू ठंडी होती है जो बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, यह पृथ्वी की बाहरी सतह से ऊष्मा के बाहर जाने की प्रक्रिया है। बाहरी जो सतह हम देख रहे हैं अगर वो ठंडी हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है? रेडिएशन की वजह से हो रही है। उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन की वजह से होता है। हम सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर से या पृथ्वी के सरफेस से जो रेडिएशन जाती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इनको दीर्घ तरंग दैर्ध्य की विकिरणें बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये तापमान संचरण के कुछ तरीके हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में मुख्य रूप से कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा का संचार होता है, ध्यान रखना, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ज़्यादा सॉलिड नहीं है, वो सेमी सॉलिड हम कह सकते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी के आंतरिक भागों में ज़्यादातर जो ऊष्मा का संचरण होता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब तापमान में असमानता भी हमें देखने को मिलती है कि भाई साहब पूरी पृथ्वी के अंदर तापमान बिल्कुल इक्वल नहीं है। हर गहराई पर हमें तापमान अलग देखने को मिलेगा और हर लोकेशन पे हमें टेम्परेचर अलग देखने को मिलेगा। कि जैसे भाई आप यहाँ पर है, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर आप 1000 किलोमीटर 1000 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर टेम्परेचर अलग देखने को मिलेगा। और आप कहीं दूसरी जगह 1000 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको अलग देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि पृथ्वी की क्रस्ट में या पृथ्वी के अंदर सभी जगह सेम तरह का मटेरियल हमें नहीं देखने को मिलता। और जब सेम तरह का एलिमेंट, सेम तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे तब तक हम ये कह सकते हैं कि पूरी जगह पर समान तापमान हमें नहीं देखने को मिल सकता। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के समान गहराई पर तापमान हर जगह समान नहीं होता। कुछ स्थानों पर तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जहाँ पर तापमान ज़्यादा है वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आदि हमें देखने को मिलता है। जब ये ज़्यादा होते हैं, जिस जगह पर ये ज़्यादा होते हैं उस जगह पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन ज़्यादा होता है और वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। जिस जगह पर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम हमें देखने को मिलता है। इन तत्वों में रेडियोधर्मी विघटन यानी कि रेडियो एक्टिव डीके से निरंतर ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर भी हर जगह सेम टाइप का टेम्परेचर हमें नहीं देखने को मिलेगा। सेम गहराई पर सेम टेम्परेचर हमें नहीं देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि उस जगह पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, सेकंड जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है दाब। सबसे पहले हम दाब की परिभाषा देखते हैं कि जब किसी वस्तु पर उसके ऊपर स्थित पदार्थ का भार कार्य करता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर कोई वस्तु रख दी तो इस वस्तु का, ऊपर रखी हुई वस्तु का जो वेट है वो इस नीचे वाली वस्तु पर भी कार्य करता है। तो जिस एरिया पर वो भार लग रहा है जिसे हम कहते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में लगता है। यानी कि ये जो भार है नीचे वाली वस्तु पर ऊपर वाली वस्तु का जो भार है वो पर यूनिट एरिया में लगता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? दाब कह देते हैं। ठीक है, पर यूनिट एरिया में किसी भी वस्तु पर यूनिट एरिया में उसके ऊपर स्थित वस्तु के द्वारा अप्लाई किया गया भार ही क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। ठीक है, आप लोग आई होप समझ में आ गई होगी। जो बल है जो कार्य करता है पर यूनिट एरिया पर, ऊपर से ऊपर रखी हुई चीज़ का नीचे वाली वस्तु पर, तो वही प्रेशर कहलाता है। यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, ये सूत्र आप लोग याद रखना चाहो तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। प्रेशर का सूत्र क्या है? फोर्स एरिया पर। ओके, फोर्स अपॉन एरिया। देखो गहराई के साथ अगर हम बात करें तो दाब में वृद्धि होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। कैसे? पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर हम देखते हैं कि ऊपर की चट्टानों का जो भार है वो नीचे की परतों पर पड़ता है। जैसे ये परत है, अब इसके ऊपर कोई चट्टान है, ये चट्टाने हैं, तो सबसे ज़्यादा जो भार पड़ेगा ना वो इस वाली लेयर पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर्स हैं उनका भी तो एक अपना वेट है, वो अपना वेट उस नीचे वाली रॉक पर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से नीचे वाली रॉक पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब नीचे प्रेशर ज़्यादा है और वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएंगे प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वस्तुओं का जो मैं या फिर मैं कहूँ जो चट्टाने हैं उनका जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे दाब बढ़ेगा। दाब क्या होता है? ऊपर की परतों के द्वारा नीचे की परतों पर लगाया हुआ फोर्स कहलाता है। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो दाब क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि सुपर इनकम्बेंट जो लोड है, ऊपर की परतों का लोड है वो नीचे वाली परतों पर कॉन्टिन्यूसली पड़ता रहता है, जिसकी वजह से दाब बढ़ता चला जाता है।
अनुमानतः, यहाँ पर अनुमानतः है, ध्यान रखना, करेक्ट नहीं है, अनुमानतः हर 30 से 35 किलोमीटर की गहराई पर दाब लगभग 10,000 बार बढ़ जाता है। ठीक है, ये बार, टाइम नहीं है, बार है, बार, ये यूनिट है। ठीक है, 10,000 बार, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना मिली बार, मिली बार किसमें, ये वायुदाब को दर्शाता है, वायुदाब को दर्शाता है, वैसे ये बार होता है जो दाब को दर्शाता है। ठीक है, तो कितना है, अनुमानित 30 से 35 किलोमीटर की गहराई पर दाब 10,000 बार बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते यह दाब लगभग 36 लाख करोड़ पास्कल, ये आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते यह दाब कितना हो जाता है, 36 लाख करोड़ पास्कल। ध्यान रखना, दाब को पास्कल में भी मेजर किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में भी पूछी गई है कि दाब को मापने का इकाई क्या है, तो पास्कल। ओके, तापमान और दाब का संबंध कैसा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पृथ्वी के भीतर तापमान तो बढ़ता ही है, हमें पता है, लेकिन उसके साथ साथ दाब भी बहुत तेजी से बढ़ता है, ये हमें पता है। दाब में वृद्धि के कारण चट्टानों का जो गलनांक है वो बढ़ जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो जो जिस टेम्परेचर पर चट्टानें पिघलनी चाहिए थी उस टेम्परेचर पर चट्टानें पिघल नहीं पाती है, यानी कि उनका जो गलनांक बिंदु है वो प्रेशर बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है, यानी कि अधिक दाब होने से चट्टानें आसानी से नहीं पिघल पाती है। इसलिए हालांकि पृथ्वी के भीतर तापमान बहुत ज़्यादा है, हमें पता है पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा है, फिर भी हाई प्रेशर के कारण चट्टानें पूरी तरीके से नहीं पिघल पाती। चट्टानें पिघलती तो है, लेकिन जब प्रेशर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से उनका गलनांक बिंदु बढ़ जाता है। गलनांक बिंदु बढ़ जाता है तो पिघलने लगती है, लेकिन पिघलती भी कैसी है, हाफ पिघली हुई अवस्था में होती है, पूरी तरीके से नहीं पिघलती है। सिंपल सी हम कह सकते हैं प्लास्टिक या मोम जैसा व्यवहार करती है। किस तरीके का व्यवहार करती है, प्लास्टिक या मोम जैसा व्यवहार करती है, पूरी तरीके से नहीं पिघल पाती। क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। गलनांक की एक सीमा होती है, ध्यान रखना, एक लिमिट तक दाब बढ़ने से गलनांक भी बढ़ता है, और जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो चट्टानें पिघलना शुरू हो जाती है, लेकिन पिघलती भी पूरी तरीके से नहीं है, वो अर्धद्रव अवस्था में रह जाती है। परंतु यहाँ पर देखिए, एक सीमा तक दाब बढ़ने से गलनांक भी बढ़ता है, परंतु उस सीमा के बाद जब तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो चट्टानें अंततः पिघल कर अर्धद्रव सेमी मोल्टन अवस्था में आ जाती है, पूरी तरीके से नहीं पिघल पाती। क्यों, क्योंकि दाब वहां पर अप्लाई हो रहा है। इस अवस्था में पदार्थ न तो पूरी तरीके से ठोस होता है और न ही पूरी तरीके से तरल होता है, बल्कि वह किस तरीके से व्यवहार करता है, प्लास्टिक या वैक्स जैसे या मोम जैसा व्यवहार करता है। आई होप आप लोगों ने वैक्स देखा होगा। यही अवस्था पृथ्वी के मेंटल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, प्लास्टिक अवस्था कहाँ पर पाई जाती है, मेंटल में पाई जाती है, और मेंटल के जिस पार्ट में ये पाई जाती है उस पार्ट को क्या कहा जाता है, एस्थनोस्फीयर कहा जाता है। जहाँ पदार्थ को क्या कहा जाता है, एस्थनोस्फीयर कहा जाता है, एस्थनो कहा जाता है, वीक जोन कहा जाता है, जो द्रव जैसा व्यवहार करता है लेकिन ठोस स्वरूप में होता है। बिहेव लाइक लिक्विड, बट जो उसकी स्टेट होती है, उसका जो स्वरूप होता है वो ठोस होता है, पूरी तरीके से द्रव नहीं होता है। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, थर्ड जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है घनत्व, डेंसिटी। पृथ्वी की जो बाहरी सीमा है उसकी चट्टानों का औसत घनत्व, यहाँ पर डाटा ध्यान रखना, 2.6 से 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 2.6 से 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इस तरह से दाब को हम लिखते हैं। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक सेंटीमीटर घन इकाई में 3.0 ग्राम का प्रेशर वहां पर अप्लाई होता है, तो वो जो डेंसिटी है वो उतनी हो जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करें तो ग्रेनाइट की जो डेंसिटी होती है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और बेसाल्ट की जो डेंसिटी होती है वो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इसको हम बेस बनाएं तो ग्रेनाइट जो है वो महाद्वीपों में मिलता है, और बेसाल्ट जो है वो जो महासागरीय जो तल होता है, मतलब महासागरीय जो बेसिन होता है, वहाँ पर हमें बेसाल्टिक रॉक देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, महाद्वीपों का जो घनत्व है वो कम होता है, और महासागरों का जो बेसिन होता है उनका घनत्व ज़्यादा होता है। ये डेटा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, जबकि पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व हम देखें तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग मुझे एग्जैक्ट बताइए, आप ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, की पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। 5.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.
5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोगों के पास ऑप्शन है। आप लोग अगर वीडियो पूरा देख रहे हो तो ज़रूर बताइए। वैसे भी मुझे पता है कि ये चीज़ें मैं फ्री में दे रहा हूँ तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, एक टाइम के बाद में मैं इन सभी वीडियोज़ को प्राइवेट कर दूँगा, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। इसके बाद में स्ट्रेटेजी अलग बनाई जाएगी। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग का घनत्व सतह की तुलना में काफ़ी अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ पर जो मेटल हैं उनके ऊपर प्रेशर लगेगा, वो खुद हैवी मेटल होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। क्योंकि एवरेज डेंसिटी की हम बात करते हैं तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर एवरेज डेंसिटी का मतलब होता है इससे नीचे भी वैल्यू होती है और इससे ऊपर भी वैल्यू होती है। तो सिंपल सी बात है, नीचे जो वैल्यू है वो हमें सतह की तरफ दिखाई देती है और इससे ज़्यादा जो वैल्यू होगी हमें वो पृथ्वी के अंदर वाले पार्ट में हमें दिखाई देगी। तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसका घनत्व सतह की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, गहराई के साथ घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं ऊपर की परतों के भार के कारण घनत्व बढ़ता जाता है, परंतु यह जो वृद्धि होती है वो एक सीमा तक होती है। प्रेशर की वजह से बढ़ने वाली जो डेंसिटी होती है वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक होती है, एक सीमा तक होती है। उसके बाद चाहे भले ही जो प्रेशर बढ़े चाहे ना बढ़े, घनत्व में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। अगर घनत्व में विशेष परिवर्तन आ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रेशर नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद खुद उस जगह पर मौजूद जो मटेरियल है उनकी विशेषताएं होती है। उनकी विशेषताओं के कारण फिर घनत्व बढ़ता है। उसके बाद भले ही दाब बढ़े, घनत्व में विशेष परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अनुमानित घनत्व की यहाँ पर बात की गई है कि भूपर्पटी का जो घनत्व है 2.6 से 3.0 तक है, जिसमें ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टानें दोनों तरह की मिलती है हमें। दूसरा जो होता है मेंटल का जो घनत्व है वो 4.5 से 5.0 तक है, जिसमें सिलिकेट्स हमें देखने को मिलते हैं, मैग्नीशियम में देखने को मिलते हैं। और कोर की हम बात करें तो वहाँ पर डेंसिटी जो है वो 8 से 11 तक होती है। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो जो इनर कोर है उसका है, ठीक है। यहाँ पर केवल कोर की बात हो रही है तो 8 से 11 तक हो गया, जिसमें लोहा और निकल जैसी हैवी मेटल्स की वजह से वहाँ पर इतना सारा डेंसिटी होता है, ना कि प्रेशर की वजह से। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग मतलब लोहा और निकल जैसी भारी धातुओं से बना है, इसलिए वहाँ पर डेंसिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। चौथा जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है गुरुत्वीय विसंगति। हमें पता है कि पृथ्वी पर हर जगह समान मटेरियल नहीं है, इसलिए हमें ये भी पता है कि हर जगह पृथ्वी पर समान ग्रेविटी वैल्यू भी नहीं है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान हर जगह समान नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। इवन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि सेम लेटीट्यूड पर या समान अक्षांश पर भी हमें समान गुरुत्वाकर्षण मान नहीं देखने को मिलता, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी एनोमली हम कहते हैं। क्योंकि समान अक्षांश पर भी हमें समान द्रव्यमान नहीं देखने को मिलता है चट्टानों का, ठीक है। तो गुरुत्व में भिन्नता के जो कारण है वो यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहली बात तो ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्व जो मान होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से पोलर एरिया की जो दूरी है वो भूमध्य रेखा के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि पोलर एरियाज में गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा और भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण कम होगा। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से अधिक निकट होते हैं। पहली बात तो ये। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है, गुरुत्व मान कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से अधिक दूरी पर होते हैं। देखिए ये इसकी डिस्टेंस देखो और इसकी डिस्टेंस देखो, दोनों में कम किसकी है, पोलर एरियाज की। तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। इसके अलावा भी क्या होता है, डिस्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण वहाँ पर अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण और ज़्यादा कम हो जाता है। इतना हाई लेवल पर कम नहीं होता, थोड़ा बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। पहली बात तो सेंटर से दूरी, और दूसरी बात भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर पड़ता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। यदि पृथ्वी समान घनत्व वाले पदार्थ से बनी होती है तो गुरुत्व का मान हर स्थान पर समान होता, परंतु गुरुत्व में अंतर यह दर्शाता है, ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। गुरुत्व में अंतर का मतलब है कि पृथ्वी में हर जगह सेम मटेरियल नहीं है, कहीं पर हमें हल्के मटेरियल देखने को मिलते हैं, कहीं पर हमें हैवी मटेरियल देखने को मिलते हैं। इससे भी हम ये अनुमान लगाते हैं, ओके।
इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि असमान है। पांचवा जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है मैग्नेटिज्म। पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह बिहेव करती है। सिंपल सी बात है, पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज़ जैसे मान लो एटमॉस्फेयर में, उसका सिंपल सी बात है कि वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ अट्रैक्ट होती है। मतलब कोई भी जैसे मान लो आप पत्थर उठा लोगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का एक मैग्नेटिक पावर है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हालांकि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो अलग होता है, वो ध्रुवों पर होता है, ध्यान रखना, वो अलग चीज़ आती है। उसे हम बाद में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम एटमॉस्फेरिक साइंस पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पृथ्वी के अंदर की लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो उसकी, तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यह संकेत देता है कि उसके केंद्र में चुंबकीय तत्व मौजूद है। और चुंबकीय तत्व कौन से हैं? आयरन एंड निकल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तत्व कौन है? आयरन और निकल है, जो पृथ्वी के बाहरी यानी कि आउटर कोर में तो किस अवस्था में है? लिक्विड स्टेट में है, और अंदर की तरफ सॉलिड स्टेट में। इन्हीं धात्विक तत्वों की गति से पृथ्वी का डायनामो जो है वो इफेक्ट बनता है। ध्यान रखना, पृथ्वी के केंद्र में आयरन और निकल के प्रेजेंस की वजह से ही पृथ्वी का डायनामो इफेक्ट बनता है, जिससे उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कंसंट्रेशन होता है फिर सनरेज का क्या, सोलर रेडिएशन का, सोलर मैग्नेटिक रेडिएशन का। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत में भूकंप विज्ञान है। सबसे देखो, अगर हम बात करें कि पृथ्वी की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो क्या है? सीस्मोलॉजी, भूकंपीय विज्ञान है। कैसे? यहाँ पर थोड़ा सा भूकंप के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं, बाकी आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो नॉलेज मिलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वो भूकंप से ही मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना तो बनता है। तो भूकंपीय तरंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से संबंधित है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप क्या होता है। भूकंप पृथ्वी की सतह पर होने वाली एक कंपनात्मक गति है, वाइब्रेशनल मोशन है। सबसे पहली बात तो ये, मतलब अगर पृथ्वी कंपन कर रही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो भूकंप आ रहा है। ठीक है, यह गति पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने की वजह से होती है। पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा स्टोर्ड है। ठीक है, अब पृथ्वी के अंदर ये ऊर्जा इतनी स्टोर हो गई कि ये ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है, तो ये क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी पृथ्वी के बाहर की तरफ। तो जैसे ये प्रेशर लगाएगी तो एक ट्रैक के थ्रू ये उस ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, और ऊर्जा जब ये बाहर निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। और जिस बिंदु से ये ऊर्जा निकलती है ना, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, यानी कि हाइपोसेंटर। फोकस का दूसरा नाम, यानी कि सिंपल सी बात है, भूकंप जहाँ से उत्पन्न होते हैं उस जगह को हम कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। ओके, फोकस दो तरीके का हो सकता है, शैलो हो सकता है और डीप हो सकता है। ठीक है, जब हम भूकंप पढ़ेंगे डिटेल में, जब एक अलग से टॉपिक है भूकंप, तब हम बताएंगे कि डीप अर्थक्वेक क्या होते हैं, शैलो अर्थक्वेक क्या होते हैं। ठीक है, केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? एपिसेंटर, उपकेंद्र या अधि केंद्र हम कह सकते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखना है, जहाँ से, जैसे मान लो यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ पृथ्वी के अंदर, ठीक है, तो इस जगह को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। और इसके जस्ट ऊपर की तरफ पैरेलल, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं शायद, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर जस्ट ऊपर की तरफ, और सबसे नज़दीक का जो सतही पॉइंट होगा जहाँ पर सबसे पहले सीस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की जाती है, सबसे पहले हमें कंपन महसूस होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कह देते हैं या एपिसेंटर कहते हैं। तो आई होप फोकस, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में आप लोगों को अंतर पता चल गया हो। फोकस और हाइपोसेंटर दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों के रूप में पृथ्वी में चारों तरफ फैलती है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान चाहिए, ध्यान रखना। जब ये ऊर्जा निकलती है तो यहाँ तरंगे चलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीस्मिक वेव्स कहते हैं। अब आते हैं बात कि यहाँ पर जो भूकंपीय तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो भूकंपीय के तरंगों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले तो है कायिक तरंगे और दूसरी है सतही तरंगे। सतही तरंगे, या हम कह सकते हैं पहली है बॉडी वेव और दूसरी है सरफेस वेव। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कायिक वेव्स की बात करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर के ये गुजरती है। सिंपल सी बात है कि सतह पर नहीं चलती है, पृथ्वी के अंदर चलती है। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि हम रीड़ा चाल रहे जी, है ना, ऐसे हम जब कहते हैं ना
हमारे शरीर में भी कई बार ऐसे लगता है कि कुछ चल रहा है, दर्द होता है, दुखता है, ठीक है। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर की भागों की तरफ जो वेव्स चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स चलती है, पृथ्वी के अंदर चलती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये दो तरह की होती है, कितने तरह की होती है, दो तरह की, पी एंड एस वेव। ओके, ये दोनों चीज़ ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक वेव्स की, या हम इन्हें कह देते हैं पी वेव्स। इन्हें हम प्राथमिक वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर यही दर्ज की जाती है। इन्हें लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल तरंगे कहते हैं। ये जो तरंगे होती हैं वो इस तरीके से चलती है, इस तरीके की होती है, मतलब पहले ये कंप्रेस होगी, फिर रिलीज होगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर रिलीज होगी, ऐसे 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 चल करके ये आगे की तरफ कम मूव करती रहती है, ठीक है, संचरण करती रहती है, सिंपल सी बात है। और इस तरह की जो वेव्स होती है वो कौन सी वेव होती है, वो ध्वनि तरंगे होती है। तो सिंपल सी बात है, प्राथमिक जो वेव्स होती हैं वो कौन सी तरंगों की तरह होती है, ध्वनि तरंगों की होती है। मतलब इनका जो कंपन होता है वो पदार्थ के कणों की दिशा में ही होता है, जिस तरफ पदार्थ के कण मूव कर रहे हैं उसी दिशा में कंपन होता है, ठीक है। आपने स्प्रिंग देखी होगी ऐसे एक, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तरंगे होती है वो सबसे तेज होती है, इसीलिए सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज कौन सी होती है, यही तरंगे होती है, इसीलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये ठोस, द्रव और गैसियस तीनों माध्यमों से ये गुजर सकती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इनकी जो औसत गति है वो 5 से 13 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। इनकी औसत गति कैसी होती है, 5 से 13 किलोमीटर गति होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी जो वेव होती है या फिर मैं कहूँ पी वेव जो होती है, उनकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, उसके बाद में लिक्विड में, और सबसे कम स्पीड होती है गैस में। ध्यान रखना, सीस्मिक वेव्स और पदार्थ का घनत्व ये आपस में जुड़े हुए हैं। जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितना लो घनत्व होगा उतनी कम स्पीड होती है। तो हमें पता है कि सॉलिड का मतलब ठोस का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है और गैस का घनत्व कम होता है। तो सॉलिड में वेव्स ज़्यादा स्पीड से गति करती है और गैस में कम स्पीड से गति करती है। मतलब कम घनत्व कम स्पीड, ज़्यादा घनत्व ज़्यादा स्पीड। ओके, इतना ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है यहाँ पर द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स या एस वेव। इन्हें हम अनुप्रस्थ या शीयर तरंगे भी कह सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्वितीयक तरंगे किस तरीके की तरंगे हैं, ट्रांसवर्स तरंगे हैं, मतलब इनमें जो पदार्थ कणों का जो मूवमेंट होगा वो वर्टिकल होगा, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये है, इस तरीके से ये जो वेव होती है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से चलती है। ओके, पी वेव्स कैसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी। एस वेव ऐसे चल रही है, मतलब ये इनका जो कंपन है वो पदार्थ के कणों की गति की दिशा में परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। इस तरीके से कंपन होता है, ओके, लंबवत होता है। वेव जा रही है ऐसे आगे की तरफ मूव करती हुई, ऐसे आगे की तरफ मूव करती हुई, और जो पदार्थों का कंपन है वो परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल वर्टी ऐसे। ओके, ध्यान रखना। ये केवल और केवल ठोस पदार्थों में ही यात्रा करती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। द्रव या गैसों में ये गायब हो जाती है। इनकी गति पी तरंगों से धीमी होती है। ध्यान रखना, एस वेव्स की जो स्पीड होती है वो पी वेव से कम होती है, इसीलिए पी वेव के बाद में कुछ टाइम लेग के बाद में ये सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती है। मतलब सबसे पहले रिकॉर्ड होगी पी वेव्स, उसके बाद में एस वेव्स रिकॉर्ड होती है। इनकी जो लगभग स्पीड है वो 3 से 7 किलोमीटर पर सेकंड है। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे नंबर की जो तरंगे हैं। पहली तो थी बॉडी वेव्स, दूसरी है यहाँ पर सरफेस वेव्स। जब पी और एस तरंगे पृथ्वी सतह पर पहुंचकर परस्पर क्रिया करती है, ध्यान रखना, जब पी और एस वेव पृथ्वी पर पहुंच जाती है तो वो आपस में क्रिया करती है और एक नई तरंग का जन्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सतही तरंग कहते हैं। ध्यान रखना, सतही तरंगे भी प्रमुखतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो लव वेव होती है और एक रेले वेव होती है। आप लोग ध्यान रखना, लव वेव जो है वो सतह पर क्षैतिज झटके उत्पन्न करती है, और वहीं रेले वेव जो है वो सर्पिल या वृत्ताकार कंपन उत्पन्न करती है, जैसे पानी की लहरें होती है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पानी की जो वेव होती है वो पूरी घूम करके चलती है ऐसे वृत्ताकार, ठीक है, ऐसे चलेगी, फिर आगे की तरफ मूव करेगी ऐसे। ओके, ध्यान रखना। और लव वेव जो है वो सतह पर जिग जैग चलती है ऐसे, कभी इधर चलेगी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान करती है वो लव वेव करती है। ध्यान रखना, जिसको लव हो गया उसका नुकसान ही नुकसान है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, ध्यान रखना, लव वेव
सबसे खतरनाक तरंगे होती है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लव वेव सबसे खतरनाक होती है और पृथ्वी पर या अर्थ सरफेस पर जितना भी नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हम कहते हैं तो वो लव वेव्स की वजह से होता है। सतही तरंगे ही सबसे अधिक विनाशकारी होती है, और वो भी कौन सी, एल वेव्स सबसे विनाशकारी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये जो तरंगे हमने देखी है ना, बॉडी वेव्स, ज़्यादातर बॉडी वेव्स काम में ली जाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए। कैसे, भूकंप तरंगों की गति, उनकी दिशा और उनकी रिकॉर्डिंग, ये तीन चीज़ें से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की भीतरी संरचना का ज्ञान प्राप्त किया है कि किस तरह की स्पीड होती है, किस तरह से वो दिशा चेंज करती है, उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, जिसके बेस पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हाँ, हमारी पृथ्वी अंदर से इस तरीके की है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर चलने वाली जो बॉडी वेव्स हैं वो अपना बिहेव हर जगह चेंज कर रही है। स्पीड के मामले में देख लो, चाहे दिशा के मामले में देख लो, चाहे रिकॉर्डिंग प्लेस के मामले में देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख अवलोकन क्या होता है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र देखा जाता है। ठीक है, अब पी तरंगों का छाया क्षेत्र हम कैसे बात करें, तो देख हम देखें, ये जैसे मान लो अर्थ है, यहाँ से पी वेव चल रही है, हर एक डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, इस तरीके से, और पृथ्वी के अंदर हमें पता है कोर है, पृथ्वी का जो आउटर पार्ट है वो लिक्विड है। तो जब ये पी वेव्स संचरण करती है तो आउटर कोर में एंटर करते ही इन पी वेव्स में रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब माध्यम चेंज होता है या डेंसिटी चेंज होती है तो पी वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मुड़ी हुई ये गति कर रही है, तो यहाँ पर आकर के ये कैसी हो जाती है, सीधी हो जाती है। कैसी हो जाती है, सीधी हो जाती है। सीधी होकर के जब जैसे ही ये फिर आउटर कोर से बाहर निकलती है वापस से, तो ये वापस से मुड़ जाती है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। तो ये वाला जो क्षेत्र है, हम यहाँ पर जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पी वेव्स अपीयर नहीं हुई है, मतलब यहाँ से ट्रेवल नहीं कर पाई है इस वाले क्षेत्र से, और इस वाले क्षेत्र से पी वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाई है। मतलब पी वेव्स का ये क्या है, छाया क्षेत्र है। किस तरीके से, ये जो छाया क्षेत्र होता है वो अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री कोण के बीच होता है। पी वेव्स का जो छाया क्षेत्र होता है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक होता है। 105 से 145 डिग्री के बीच में आप कहीं पर भी अगर सीस्मोग्राफ रखेंगे तो वहाँ पर पी वेव्स की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इवन मैं कह सकता हूँ कि किसी भी तरीके की वेव्स की वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कहाँ से कहाँ तक, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में। कहाँ से, एपी सेंटर से। ओके, एपी सेंटर से 105 से लेकर के 145 तक कहीं पर भी इस वाले एरिया में कहीं पर भी पी वेव्स, या इवन मैं कहूँ कि किसी भी तरीके की कोई वेव, चाहे सिस्मोग्राफ 105 से 145 के बीच में कहीं पर भी रख दो, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या है, इन पी वेव्स का, या हम कह सकते हैं सीस्मिक वेव्स का छाया जोन है या शेडो जोन हम इन्हें कह देते हैं। ठीक है, क्यों नहीं दर्ज की जाती यहाँ पर, क्योंकि केंद्रीय भाग तरल अवस्था में है, जो कोर है वो तरल अवस्था में, और स्पेशली कौन सी, आउटर कोर, क्योंकि पी तरंगे तरल दिशा में बदलकर अपवर्तित हो जाती है। ध्यान रखना, जैसे पी वेव्स ऐसे आ रही है तो जैसे ही ये माध्यम चेंज होगा
तो ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है और प्रसरण क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो परावर्तन में क्या होता है कि वेव जो है वो वापस लौट जाती है, लेकिन अपवर्तन में वेव वापस लौटती नहीं है, अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। और ऐसा ही पी वेव के साथ होता है, कहाँ पर, आउटर कोर में। ओके, चलिए एस तरंगों का छाया क्षेत्र हम बात करते हैं। तो एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो 105 से 105 तक होता है। जैसे मान लो ये आउटर कोर है, हमें पता है कि जो एस वेव्स होती है वो लिक्विड में एंटर नहीं कर पाती है, मतलब लिक्विड स्टेट में गायब हो जाती है। और हम सबको पता है कि आउटर जो लेयर है वो लिक्विड अवस्था में, आउटर जो कोर है वो लिक्विड अवस्था में है, मतलब वहाँ पर एस वेव एंटर नहीं करेगी। तो एस वेव जो है वो यहीं पर गायब हो जाती है, इसी जगह पर गायब गायब हो जाती है, उसके बाद में ये नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इन जगहों में से किसी भी जगह पर, सरफेस पर अगर सिस्मोग्राफ रखते हैं तो किसी भी जगह एस वेव यानी 105, अरे यार बहुत मोटा हो गया ये तो, आप 105 डिग्री से 105 डिग्री इधर तक, यानी कि इधर से, देखो कैसे मैं बताता हूँ डिग्री आपको, यहाँ से एपिसेंटर से यहाँ तक चल करके 180 होता है, और यहाँ एपिसेंटर से चल करके ये 180 होता है। हम सबको पता है 360 डिग्री का एक व्रत होता है। तो यहाँ 105 से यहाँ नीचे तक आते 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 यहाँ तक 105 तक कहीं पर भी हमें एस वेव्स सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड नहीं देखने को मिलती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एस वेव्स है, क्यों कहते हैं, क्योंकि एस वेव्स तरल माध्यम से नहीं गुजरती है और आउटर कोर तरल माध्यम में है। ठीक है, एस तरंगों की वजह से ही हमें पता चला है कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है। अगर एस तरंगों का ये बिहेव नहीं होता कि वो लिक्विड स्टेट से नहीं गुजरती है तो हमें शायद ही पता चलता कि आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, तो एस तरंगों की छाया चित्र हम पढ़े तो एस तरंगे अधिकेंद्र है, उपकेंद्र या अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाद किसी भी स्थान पर दर्ज नहीं होती है। इसका अर्थ है कि वे तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती, अर्थात पृथ्वी का जो बाहरी कोर है, आउटर कोर है, वो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में, वो वहीं यहीं पर रह जाती है बेचारी, इससे आगे जाती नहीं है। और पी वेव्स जो है वो 145 पर अपीयर हो जाती है, लेकिन ये नहीं हो पाती। ओके, नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है, सतही तरंगों की गति में परिवर्तन। सिंपल सी बात है, जब हम समुद्र के नीचे की क्रस्ट से गुजरते समय इनकी गति बढ़ जाती है। सबसे पहली बात तो समुद्र के नीचे की जो क्रस्ट है, मतलब जो समुद्र का बेसिन है, उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर उनकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ओशनिक जो क्रस्ट होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है महाद्वीपीय क्रस्ट से, यानी कि महाद्वीपों में सीस्मिक वेव्स की स्पीड कम होती है और महासागरों की चट्टानों में जो नीचे का जो बेस होता है उससे नीचे का जो क्रस्ट होता है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों में डेंसिटी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ओके, तरंग गति में अचानक परिवर्तन। अब ऐसा नहीं है कि जो तरंगे हैं, बॉडी वेव्स हैं, वो सेम स्पीड से गति कर रही हैं। कहीं पर उनकी गति बढ़ जाती है, कहीं पर उनकी गति कम हो जाती है, कहीं पर उन दोनों बढ़ी हुई और कम हुई हुई जो स्पीड है उनके बीच की स्पीड रह जाती है। तो अलग अलग गहराई पर तरंगों की स्पीड में बहुत सारे अचानक बदलाव देखे गए हैं। ठीक है, और जब ये अचानक बदलाव देखे गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेव कंटिन्यूअसली चल रही थी वो डिसकंटिन्यू हो जाती है वहाँ पर। कंटिन्यूअस इसकी स्पीड जैसे मान लो 13 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब ये एक ऐसा जोन आया, एक ऐसा मटेरियल आया जिसकी डेंसिटी में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जिसकी स्टेट में सॉलिडिटी, लिक्विडिटी, गैसियस, इनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो कंटिन्यूअस चल रही थी स्पीड से, वो स्पीड जो है वो या तो ज़्यादा हो जाएगी या फिर वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जिस जगह पर ये डिस्कंटिन्यूटी आती है उनको हम अलग अलग डिस्कंटिन्यूटीज के रूप में पहचानते हैं। जैसे हम देखें कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जब ये स्पीड चेंज होती है, मतलब डिस्कंटिन्यूटी आती है, उस डिस्कंटिन्यूटी को कहते हैं मोह डिस्कंटिन्यूटी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच में यहाँ पर जो डिस्कंटिन्यूटी होती है उसे कहते हैं
एक मिनट, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और मेंटल और कोर के बीच में ये जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो आपको कह दी जाती है गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। अब कोर जो है वो दो पार्ट में बटी हुई है, एक तो है आउटर कोर, ये है आउटर कोर जो कि लिक्विड अवस्था में, और ये है इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर जहाँ पर डिस्कॉन्टिन्यू करती है किसी भी वेव की स्पीड को, वहाँ पर एक डिस्कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलती है, लेहमन, ठीक है। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी है, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमन डिस्कॉन्टिन्यूटी है। ये हम आगे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर। देखो मैं यहीं पर आपको बता करके समझा देता हूँ। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, को मो रे गुले, कोमोरेगुले आपको याद रखना है, या फिर आप लोग इंग्लिश में याद रखिए CMRGL, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग अलग कलर से बनाता हूँ। सबसे पहले मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ। ये कोर है, ठीक है, ये मेंटल है, और ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा, ये कोर है, ठीक है। अब इन तीनों को जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, या अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट, ठीक है। अपर क्रस्ट इधर मैं लिख देता हूँ, अपर क्रस्ट, और ये लोअर क्रस्ट। मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कोर दो पार्ट को डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। अब इन सब के बीच में जो लाइनें लगी हुई, यहाँ पर अलग अलग टाइप की हमें डिस्कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। कैसे? ट्रिक पढ़ते हैं। को सबसे पहले मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के यहाँ बीच में जो हमें डिस्कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलेगी वो कोनार्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी। दूसरा है मो, मतलब क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये वाली जगह है वो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी कहलाती है, ठीक है। तीसरी है रे, मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ये वाली जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो कहलाती है रेपिटी डिस्कॉन्टिन्यूटी। और चौथा है गु, मतलब लोअर मेंटल और आउटर कोर, यानी कि मेंटल, ये पूरा मेंटल और आउटर कोर या कोर के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो मिलती है गुटेनबर्ग। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में ये वाली जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो है लेहमन या लहमेन, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये डिस्कॉन्टिन्यूटी, ये 5 डिस्कॉन्टिन्यूटीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सी, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग, ठीक है। या आपको पूछ सकता है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमन, आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो, अपर मेंटल और अपर कोर और लोअर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं सीस्मिक वेव्स का सारांश, हम यहाँ पर देख लेते हैं। पी तरंगे तेज होती है, 5 से लेकर के 13 किलोमीटर पर स्पीड होती है। माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यमों में ये चल सकती है, तरंग दिशा में चलती है। नुकसान जो होता है वो कम होता है, और विशेषता क्या है कि ये सबसे पहले पहुँचती है। दूसरी चीज़ है एस तरंग। एस तरंग की स्पीड जो होती है वो मध्यम होती है, 3 से 7 किलोमीटर पर सेकंड, केवल ठोस में चलती है, लंबवत दिशा में चलती है। नुकसान जो है वो मध्यम करती है, तरल अवस्था में ये नहीं जाती है। तीसरा है सतही तरंग, इसकी स्पीड और भी कम होती है, 2 से 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है, पृथ्वी की सतह पर गोलाकार क्षैतिज अवस्था में सर्वाधिक विनाशकारी होती है। अब यहाँ पर इन तरंगों के अलावा भी कई बार जो है अर्थक्वेक आए हैं, उनमें कई डिफरेंट टाइप की, स्पेशल टाइप की सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की गई है। तो विशेष भूकंपीय तरंगें हम यहाँ पढ़ते हैं और उनका महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष तरंगों की खोज। तो यूरोप का जो क्रोएशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर एक शक्तिशाली भूकंप आया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कब आया था। वैज्ञानिकों ने इस भूकंप के दौरान कुछ ऐसी भूकंप तरंगें
दर्ज की थी जो पी वेव और एस वेव से कम स्पीड वाली थी। मतलब पी वेव और एस वेव से कम स्पीड वाली तरंगे थी। ठीक है, इनको अलग नाम दिया गया। ठीक है, इनको नाम दिया गया पीजी और एसजी, ये तरंगे इनको नाम दे दिया गया। इसी प्रकार विशेष तरंगों की खोज में ऑस्ट्रिया के टायरोल क्षेत्र में भी एक भूकंप आया था, जहां पर असामान्य तरंगे रिकॉर्ड की गई। ये कैसे? जिनकी जो गति है वो पी और एस तरंगों की तुलना में भिन्न थी, कम या अधिक थी। मतलब पीजी से ज्यादा थी, सॉरी अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इन विशेष तरंगों को वैज्ञानिकों ने पी स्टार और एस स्टार नाम दिया। ध्यान रखना, क्रोएशिया में जो भूकंप आया था वहां पर जो रिकॉर्डिंग की गई वो पीजीएसजी थी, और ऑस्ट्रिया के टायरोल में जो भूकंप आया वहां पर जो रिकॉर्ड की गई वो पी स्टार और एस स्टार नाम दिया गया था उनको। ठीक है, इनकी स्पीड की हम बात करते हैं तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, पी स्टार और एस स्टार पढ़ा जाता है। इनके अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, देखो मैं देख करके बताता हूँ आपको। स्पीड जो है वो P और S की ज़्यादा है, उसके बाद में PG है, सॉरी P स्टार है, S स्टार है, और फिर बाद में हाँ, देखो सबसे जो तेज तरंगे हैं वो P और S तरंगे हैं। ठीक है, उसके बाद में P स्टार, S स्टार, और उसके बाद में सबसे कम स्पीड वाली PG और SG। मतलब हम कहें, यहाँ पर देखो पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्रोएशिया में जो भूकंप आया था वो वहां पर सबसे कम स्पीड वाली तरंगे रिकॉर्ड की गई थी, और ऑस्ट्रिया के टायरोल में जो भूकंप आया था वहां पर पीजी और एसजी जो तरंगे थी उनसे कम स्पीड वाली तरंगे रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन पी और एस वेव से ज्यादा स्पीड वाली तरंगे रिकॉर्ड की गई थी। फिर से सुन लेना, ऑस्ट्रिया के टायरोल एरिया में आया हुआ जो भूकंप था वो पीजी और एसजी वाली तरंगों से कम स्पीड वाली तरंगे रिलीज हुई थी वहां से, लेकिन पी और एस वाली तरंगों से ज्यादा स्पीड वाली तरंगे होती। मतलब ये तो पी है, ये पी स्टार है, और ये पीजी है। मतलब नॉर्मल जो होती है वो सबसे ज्यादा पी होती है, और क्रोएशिया में जो आया वहां से ये तरंगे रिकॉर्ड की गई, और ऑस्ट्रिया में जो आया वो आया पी स्टार वाला। मतलब ये मध्यम तरंग होती है, ये स्लो तरंग होती है, और ये हाईएस्ट स्पीड वाली होगी। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोग ध्यान रखना। तरंगों के प्रकार और गति में भिन्नता है। ठीक है, भूकंप तरंगों की गति उस मीडियम की डेंसिटी और सॉलिड या लिक्विडिटी पर डिपेंड करती है जिससे वो होकर के वो गुजरती है। सॉलिड है तो स्पीड ज़्यादा होगी, लिक्विड है तो स्पीड कम होगी, डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम है तो स्पीड कम होगी। तीन प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार देखी गई है। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार देखी गई है। यहाँ पर आप लोगों के सामने दे रखा है, तरंग के प्रकार देखा है। सबसे तेज तो तरंगे होती है वो पी और एस तरंगे होती है। मतलब सबसे घनी आंतरिक परतों में चलती है, स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, पृथ्वी की गहरी परतों से होकर के ये गुजरती है क्योंकि वहां पर डेंसिटी ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, पृथ्वी की गहरी परतों से चलती है पी और एस तरंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गहरी परतों में डेंसिटी ज़्यादा होती है। दूसरी है मध्यम गति की तरंगे, और मध्यम गति की तरंगे पी स्टार और एस स्टार है। ये मध्यवर्ती घनता वाली परतों में चलती है, जैसे कि मेंटल में, क्योंकि उसकी डेंसिटी ना ही तो ज़्यादा है ना ही डेंसिटी कम है, तो ये मध्यम डेंसिटी वाली में चलती है, और उनकी स्पीड भी क्या होती है? मीडियम होती है, मध्य परतों से गुजरती है। सबसे स्लो वेव्स जो हैं वो पीजी और एसजी तरंगे हैं। क्यों? क्योंकि ये कम डेंसिटी वाली ऊपर की लेयर्स में चलती है। ये कहाँ पर मिली और ये कहाँ पर मिली, आप लोग ध्यान रखिए। ये क्रोएशिया में मिली थी, और ये ऑस्ट्रिया के टायरोल में मिली थी। आप लोग ध्यान रखिए, सबसे कम स्पीड होती है इनकी, जो कि ऊपरी चट्टानों में ये ट्रेवल करती है। क्यों? सबसे ऊपर की चट्टानों में ही सबसे कम डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे गहरी परतों में चलने वाली जो वेव्स हैं वो पी और एस हो गई, मध्य वाली परतों में चलने वाली वो कौन सी हो गई? पी और स्टार, पी स्टार और एस स्टार हो गई, और सबसे ऊपर वाली जो चट्टानें हैं जिनकी डेंसिटी सबसे कम है वहां पर चलने वाली पीजी और एसजी होगी। वैज्ञानिक निष्कर्ष हम पढ़ते हैं यहाँ पर। इन तीनों प्रकार के तरंगों के अध्ययन वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी का केंद्र सबसे अधिक घनत्व वाला भाग है, इसलिए वहां पर किस तरह की गति चलती है?
पी और एस तरंगों की गति सबसे अधिक होती है। मध्यवर्ती परतें मेंटल और पी स्टार तरंगे चलती हैं क्योंकि इनकी गति मध्यम होती है। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में पीजी और एसजी तरंगे पाई जाती क्यों, जो कि सबसे धीमी गति में चलती क्योंकि डेंसिटी भी सबसे कम है। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों की गति का जो क्रम है वो ये है, पहले पी या एस, फिर पी या एस स्टार, यहाँ पर ये लगा लेना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, पी या एस, फिर पी स्टार या एस स्टार, फिर पी जी या एस जी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। महत्व की बात करते हैं। इन विभिन्न तरंगों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी के परतों का घनत्व गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। इन वेव्स की स्टडी करके प्रत्येक परत का भौतिक एवं रासायनिक संगठन भी क्या है, अलग अलग है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना समान न होकर किस तरीके की है, लेयर्ड है, क्योंकि हमने डिस्कॉन्टिन्यूटीज देखी थी। डिस्कॉन्टिन्यूटीज मतलब जो स्पीड है उनकी जो वेव्स है उनकी स्पीड में चेंजेस आता है, मतलब लेयर टू लेयर वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारी अर्थ जो है वो लेयर्ड। पृथ्वी के आंतरिक भागों की अवस्था के बारे में कुछ एक प्रमाण हम यहाँ पर देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है सबसे पहली बात, लेकिन विभिन्न वैज्ञानिक प्रमाणों साइंटिफिक एविडेंसेस के बेस पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस भी है, द्रव भी है और प्लास्टिक अवस्था में भी, गैसियस नहीं है, ठीक है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ठोस अवस्था के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो ठोस अवस्था के प्रमाण जो है वो पृथ्वी के आकार एवं उनकी घूर्णन गति। सोचो पृथ्वी घूर्णन कर रही है फिर भी ये सॉलिड बनी हुई है, इसका शेप नहीं बदल रहा है, इसका मतलब पृथ्वी सॉलिड है। ये एविडेंस है हमारे पास। यदि पृथ्वी का पूरा आंतरिक भाग तरल अवस्था में होता तो पृथ्वी अपनी धुरी पर नियमित घूर्णन नहीं बनाए रख पाती। पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर चपटा है और विषुवत रेखा पर बल्ज्ड यानी कि इक्वेटर है, फूला हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि इसका अधिकांश भाग कैसा है, ठोस अवस्था में। यदि यह पूर्णतः द्रव होती तो क्या होता, इसका आकार अनियमित होता, लेकिन ये पूर्णतः द्रवित नहीं है इसलिए ये ठोस भी कही जा सकती है। तो ठोस अवस्था के पक्ष में प्रमाण पहला तो ये हो गया। दूसरा प्रमाण क्या है ठोस अवस्था के लिए, वो ये है महासागरीय ज्वार भाटा। अगर महासागरीय क्रस्ट सॉलिड नहीं होती तो पानी के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा की इफेक्ट में आकर के ओशन का जो बेसिन है वो भी ऊपर आता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि महासागरों के नीचे ठोस क्रस्ट जरूरी है ज्वार भाटा उत्पन्न होने के लिए, ठीक है। यदि पृथ्वी पूरी तरह तरल होती तो ज्वार भाटा जैसी घटनाएं स्थिर नहीं रह पाती, कभी इधर भगती कभी इधर भगती कभी इधर भगती, ठीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परतें कैसी है, ठोस अवस्था में। अब कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं जो ये बताता है कि हमारी पृथ्वी तरल भी है। तरल से रिलेटेड जो प्रमाण है वो क्या है, पी और एस तरंगों का अध्ययन हमने किया, क्योंकि पी और एस तरंगे जब शैडो जोन्स जब हमने पढ़ा है पी और एस तरंगों का, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। पहला प्रमाण ये होगा, क्योंकि पी तरंगे तरल माध्यम से होकर गुजर सकती है लेकिन वो अपवर्तित हो जाती है, जबकि एस तरंगे तरल माध्यम में नहीं गुजरती, इसलिए वो कहीं पर भी रिकॉर्ड 105 के बाद में नहीं होती है। एस तरंगों की अनुपस्थिति 105 से 145 क्षेत्र में भी होती है और 105 से 105 तक होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 145 मत करना, ये 105 कर लो यहाँ पर, ठीक है। उस गहराई पर पदार्थ लिक्विड स्टेट में है। तापमान में वृद्धि ये भी हमें बताती है कि जो अर्थ है वो अंदर से लिक्विड हो सकती है। कैसे? पृथ्वी के भीतर गहराई के साथ तापमान निरंतर बढ़ता है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी चीज़ का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो द्रवित अवस्था में चली होती चली जाएगी। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, फनी है लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि जब दाल गर्म होती है वो तो पतली होती है, लेकिन जब हम दाल को एक कटोरी में डाल करके रख देते हैं और सुबह देखते हैं तो वो थोड़ी सी सॉलिड हो जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात ये ध्यान रखना, टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब कोई भी चीज़ लिक्विडिटी में चेंज हो जाती है, मतलब वो गलना शुरू हो जाती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यह वृद्धि गलनांक पॉइंट तक पहुंचने पर पदार्थ को द्रव रूप में बदल देती है। इसलिए यह भी एक प्रमाण है कि पृथ्वी के कुछ भाग, विशेषतः आउटर कोर कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ध्यान रखना, आउटर कोर और इनर कोर, टेम्परेचर ज़्यादा किसका होगा, आउटर कोर का होगा। क्यों? क्योंकि वो द्रवित अवस्था में है। कुछ जगहों पर यह भी कहा गया है कि आंतरिक जो कोर होता है उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, डेप्थ की वजह से आंतरिक कोर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और लिक्विडिटी की वजह से अगर हम देखें तो आउटर कोर का टेम्परेचर ज़्यादा है।
इसके अलावा हमें प्रमाण मिलते हैं अर्धद्रव या प्लास्टिक अवस्था के भी प्रमाण मिलते हैं। कैसे? पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग जिसे मेंटल कहते हैं में तापमान इतना अधिक होता है कि वहाँ की चट्टानें पिघलती नहीं है परंतु मुलायम प्लास्टिक अवस्था में होती है। इनका जो व्यवहार होता है वो मोम वैक्स या प्लास्टिक पदार्थों जैसा होता है, यानी ठोस होने पर भी धीरे धीरे वो बह सकती है। और इस क्षेत्र में पिघली चट्टानों को जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? एस्थनोस्फीयर कहा जाता है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी के अंदरूनी भागों में पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में भी है और एस्थनोस्फीयर से ही मैग्मा बाहर आता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो परतदार संरचना है, इसके भी हमारे पास प्रमाण है। पृथ्वी के आंतरिक भाग कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में व्यवस्थित है, संकेंद्र मतलब एक केंद्र के चारों तरफ ऐसे लेयर्स हैं। ओके, इसकी इसे मुख्यतः तीन परतों में विभाजित किया गया है। क्रस्ट जो कि हल्के तत्वों से बनी है और ठोस है, बाहरी परत। दूसरा है मेंटल, घनी चट्टानों से बनी है और अर्धद्रवी अवस्था में है। तीसरा है कोर, अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ वहां पर देखने को मिलते हैं, आयरन और निकल से बनी हुई परत है। यहाँ पर एक टर्म आता है आयरन कैटास्ट्रोफी, या फिर आप कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या होता है आयरन कैटास्ट्रोफी? जब पृथ्वी अपने आरंभिक निर्माण काल में पूरी तरह द्रव अवस्था में थी, जब पृथ्वी बनी थी तो द्रव अवस्था में थी। तो उस समय क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो भारी तत्व हैं जैसे कि लोहा हो गया, निकल हो गया, वो अपने हैविडिटी की वजह है, मैं कहूँ भारीपन की वजह से कहाँ किस ओर चले गए? केंद्र की ओर नीचे चले गए। और जो हल्के तत्व थे जैसे कि सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो कहाँ आ गए? ऊपर की ओर आ गए। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आयरन कैटास्ट्रोफी कहते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की आज की जो परिधदार संरचना है वो भी बनी थी। इसे हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन प्रोसेस कब हुई थी? पहले ये चीज़ आप ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी बनी थी तो उसके कुछ सालों बाद में, कुछ करोड़ों साल बाद में एक थिया नाम का एस्टेरॉयड आकर के पृथ्वी से टकराया, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर था वो वापस से बढ़ा, जिसकी वजह से जो हैवी मटेरियल्स थे वो नीचे की तरफ चले गए और जो लाइट मटेरियल थे वो ऊपर की तरफ आ गए और ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो बन गई। और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा? डिफरेंशिएशन कहा, कि हैवी तो नीचे चले गए और लाइट ऊपर आ गई। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ एक मॉडल दिए गए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग मॉडल दिए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्वेस का मॉडल। इन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को कई परतों में बांटा। स्वेस के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने परतों में बांटा गया है? मुख्यतः 3 परतों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, स्वेस ने बताया कि पहले एक अवसादी चट्टानों की लेयर है, उसके बाद में तीनों लेयर शुरू होती है। इसे सियाल कहा, इसे सीमा कहा और इसे नीफे कहा। सियाल, सीमा और नीफे। सबसे पहले एक पतली परत है, ये ध्यान रखना जरूर, ठीक है। सबसे बाहरी भाग, ये 1 2 3 गलत लग रखा है। स्वेस का मॉडल पहला मॉडल है और पहला पॉइंट है, ये ध्यान। सबसे बाहरी भाग जो है वो परपटी है। यह परत पतली है और मुख्यतः सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, मतलब अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। औसतन मोटाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर तक होती है, लेकिन हर जगह समान नहीं है। रासायनिक संगठन जो है वो इसका सिलिका है और एल्यूमिनियम है, और इन्हीं की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। सिलिका का सी और एल्यूमिनियम का एल, तो सियाल इसे कहा गया है स्वेस के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इस परत का जो घनत्व है वो लगभग 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसमें पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम जैसे तत्व भी मौजूद है। यह परत हल्की चट्टानों से बनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा है मध्य परत, मेंटल जिसे हम कह देते हैं। यह परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है और लगभग 50 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, ध्यान रखना, स्वेस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो मिलने वाले मटेरियल है वो सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए इस परत को क्या कहा गया? स्वेस ने सीमा कहा, ठीक है। इस परत का जो घनत्व है वो 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक बढ़ा हुआ माना। किसने? स्वेस ने।
यह परत सघन चट्टानों से बनी हुई है। लावा और मैग्मा जो है वो इसी परत से उत्पन्न होता है। मतलब लावा और मैग्मा कौन सी परत से आता है? सीमा परत से आता है। मेंटल में चट्टानें जो है आंशिक रूप से पिघली हुई थी है, जो प्लास्टिक जैसा व्यवहार करती है, ये भी बताया स्वेस ने। केंद्रीय भाग की बात करते हैं। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक और केंद्र की परत है। गहराई जो है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी का जो केंद्र का पार्ट है 6371 किलोमीटर वाला, वहां तक। केंद्रीय भाग का जो व्यास है वो कितना बताया? 6880 किलोमीटर का बताया। कैसे? आप लोग देखना, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, इसको अगर हम सेंटर से यहाँ तक बताएं तो इसका टोटल जो व्यास है वो कितना हो गया? 6880 किलोमीटर हो गया। घनत्व की बात करें तो 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है। हालांकि आप लोगों ने कितना पढ़ा? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। रासायनिक संगठन जो है लोहा और निकल है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? स्वेस के द्वारा नीफे कहा गया। यह परत चुंबकीय धातुओं से भरपूर है। कौन से? देखो, स्वेस ने भी कहा कि आउटर जो कोर है वो लिक्विड है और इनर कोर जो है वो सॉलिड है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभिन्न मॉडल में होम्स का मत भी आता है। होम्स के अनुसार पृथ्वी में दो परतें पाई जाती हैं। ध्यान रखना, स्वेस के अकॉर्डिंग 3 परतें हैं और इन 3 परतों के अलावा भी एक ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स की परत है, मतलब अवसादी चट्टानों की परत है पहले, उसके बाद में 3 परत है, पहली सियाल, दूसरी सीमा और तीसरी नीफे। और होम्स के अकॉर्डिंग पृथ्वी में 2 परतें पाई जाती है। पहली तो है क्रस्ट और दूसरी है सबस्ट्रेटम, या जिसे हम कहते हैं अधः स्तर हिंदी में। ठीक है। क्रस्ट क्या है? इसके अंतर्गत सियाल और सीमा परत का ऊपरी भाग इंक्लूड किया जाता है। होम्स के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना ये जरूरी चीज है। होम्स के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेटम क्या है? सीमा का जो निचला भाग है वो कहलाता है। ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, फैक्ट बेस्ड है। जेफरीज ने अपना मत यहाँ पर दिया और जेफरीज के अनुसार पृथ्वी में कितनी परतें पाई जाती है? 4 परतें पाई जाती है। देखो, स्वेस ने 3 बताई, होम्स ने 2 बताई और जेफरीज ने 4 बताई है। ठीक है। जेफरीज के अकॉर्डिंग जो पहली परत है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, सबसे ऊपरी परत सेडिमेंट्री रॉक्स वाली। दूसरी जो है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। तीसरी जो है वो डायोराइट और टेकिलाइट से बनी हुई है। और चौथी जो है वो आयरन डूनाइट एक्लोजाइट जैसी पेरिडोटाइट से बनी हुई है। तो ये चारों आप लोग ध्यान रखना। पहली परत सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, सबसे ऊपरी परत है। दूसरी परत ग्रेनाइटिक रॉक से बनी हुई है, अवसादी रॉक्स के नीचे है। तीसरी इंटरमीडिएट लेयर है, यह ग्रेनाइटिक परत के नीचे है, जिसमें डायोराइट और टेकिलाइट जैसी शिलाएं देखने को मिलती है। ध्यान रखना, ये जेफरीज के अकॉर्डिंग है। चौथी परत को हम सेंट्रल या इंटरनल लेयर कहते हैं, जिसमें पेरिडोटाइट, डूनाइट और एक्लोजाइट जैसी शिलाएं हमें देखने को मिलती है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखो, स्वेस ने 3 परतें बताई, 3 परतें, और इसके अलावा उसने एक अवसादी परत भी बताई, छोटी सी है ना। ठीक है, मतलब टोटल 3। दूसरा, होम्स ने 2 बताई और जेफरीज ने 4 बताई। और वहीं डेली की बात आते हैं तो डेली ने भी 4 परतें बताई है। यहाँ पर डेली ने कितनी बताई है? 4 परतें बताई। कैसे? पहली लिथोस्फेयर, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है। दूसरी है एस्थनोस्फेयर, जो लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। मेजोस्फेयर तीसरी, ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। और चौथी है सेंट्रोस्फेयर, ये पृथ्वी के केंद्र तक फैली हुई है। ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग। और वांडर ग्राट ने भी कितनी परतें बताई है? 4 परतें बताई है। देखो, वांडर ग्राट ने जो बेस बनाया वो बेस बनाया सिलिकेट पदार्थ और धातुओं के वितरण। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। वांडर ग्राट ने पृथ्वी में पाए जाने वाले सिलिकेट पदार्थों और धातुओं के वितरण के आधार पर 4 परतों का उल्लेख किया है। पहली है आउटर सियाल क्रस्ट, जिसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर बताई। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और महासागरों के नीचे मोटाई कम होती है। अटलांटिक महासागर के नीचे लगभग 20 किलोमीटर मोटी है, जबकि प्रशांत महासागर के नीचे लगभग ये अनुपस्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। वांडर ग्राट के अकॉर्डिंग आउटर जो सियालिक लेयर है वो प्रशांत महासागर के नीचे अनुपस्थित रहती है और अटलांटिक महासागर के नीचे 20 किलोमीटर मोटी है। आप लोग ये जो कंटेंट देख रहे हैं ना, बहुत शानदार कंटेंट है। आप लोगों को ऐसा कंटेंट बहुत कम जगहों पर मिलेगा। मैं ऐसा नहीं, मिल सकता है भाई साहब, कहीं पर मिल सकता है। मैंने खुद नहीं ये देख देख करके बनाया, तो सोचा होगा आपने कि मैंने भी तो कहीं से बनाया है ही। ठीक है, तो ध्यान रखना,
लेकिन बहुत कम मिलेगा। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम आदि के सिलिकेट पाए जाते हैं। औसत घनत्व की बात करें तो 2.75 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कहीं कहीं 3 तक भी पहुंच जाता है। आंतरिक सिलिकेट या मेंटल परत दूसरी लेयर है वांडरग्राट के अकॉर्डिंग, लगभग 1200 किलोमीटर मोटी है, सॉरी लगभग 1200 किलोमीटर की गहराई तक है, और मोटाई कितनी है 1120 किलोमीटर की गहराई तक। इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोह तत्व पाए जाते हैं, और घनत्व 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। धात्विक सिलिकेट मिश्रित परत, सिलिकेट मेटल मिक्स्ड लेयर है ये वांडरग्राट के अकॉर्डिंग थर्ड लेयर, लगभग 2000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, और मोटाई 1700 किलोमीटर की है। ओके, ध्यान रखना। और चौथी और लास्ट है मेटेलिक सेंटर कहा गया है वांडरग्राट में, जब सबसे भीतरी भीतरी परत है 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी केंद्र तक है। इसमें निकल और फेरस जैसी धातुएं मुख्य रूप से पाई जाती है, और यहाँ का घनत्व केंद्र तक पहुँचते पहुँचते लगभग कितना हो जाता है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मत हमने पढ़े, 4 या 5 मत। देखो, सबसे पहला हमने पढ़ा स्वेस के अकॉर्डिंग 3 परतें, दूसरा हमने पढ़ा होम्स के अकॉर्डिंग 2 परतें। ये क्या हो गया, चलिए। पहला हमने पढ़ा स्वेस, दूसरा हमने पढ़ा होम्स के अकॉर्डिंग 2, तीसरा हमने पढ़ा डेली के अकॉर्डिंग 4, चौथा हमने पढ़ा किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा भाई, जेफरीज के अकॉर्डिंग। जेफरीज के अकॉर्डिंग भी कितनी, 4, देख लो मैं दिखा देता हूँ। डेली के अकॉर्डिंग पढ़ ली हमने, और जेफरीज के अकॉर्डिंग पढ़ी। जेफरीज के अकॉर्डिंग 4, डेली के अकॉर्डिंग 4, वांडरग्राट के अकॉर्डिंग 4, और होम्स के अकॉर्डिंग 2, स्वेस के अकॉर्डिंग 3। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मत। और ये कितने मत मान, कितनी परतें मानते हैं, लाइट आ गई, हटा देता हूँ मैं एक बार इसको। ठीक है, 3 सकेंद्रीय परतें मानती है मॉडर्न आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर, मेंटल और ये क्रस्ट। ओके, क्रस्ट यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर। महाद्वीपीय भागों में इसकी औसत मोटाई 40 किलोमीटर होती है, और महाद्वीपीय भागों में भी अगर माउंटेनियस एरियाज की बात की जाए, जैसे हिमालय वाला जो एरिया है, वहाँ पर तो इसकी औसत मोटाई कितनी हो जाती है, 70 किलोमीटर तक हो जाती है। महासागरीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। आप 5 किलोमीटर सिंपली याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि महाद्वीपीय क्रस्ट ज़्यादा मोटी है और महासागरीय क्रस्ट पतली है। स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार, ओके, स्वेस के अकॉर्डिंग महाद्वीपीय क्रस्ट जो है उसको सियाल कहा गया है, सिलिका एल्यूमिनियम की तरह, और महासागरीय क्रस्ट को क्या कहा गया है, सीमा कहा गया है। दोनों चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो सियाल होगी, महासागरीय क्रस्ट क्या होगी, सीमा होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर महाद्वीपीय क्रस्ट की। इसकी मोटाई है 5 से 10 किलोमीटर, अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। इसके नीचे लगभग 10 से 20 किलोमीटर की गहराई तक कौन सी चट्टानें मिलती है, ग्रेनाइटिक चट्टानें मिलती है। औसत घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पहली चीज़, 5 से 10 किलोमीटर की गहराई, मोटाई तक तो सेडिमेंट्री मिलती है, 10 से 20 की गहराई तक ग्रेनाइटिक चट्टानें मिलती है, और घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर वाली जो लेयर है अवसादी शिलाओं वाली, उसमें घनत्व कम मिलेगा, ग्रेनाइटिक वालों में घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। महासागरीय क्रस्ट मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसके ऊपर केवल एक पतली सी लेयर हमें देखने को मिलती है अवसादी चट्टानों की। ठीक है, महासागरों के अंदर भी तो अवसादी चट्टानों की छोटी मोटी परतें देखने को मिलती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, महासागरीय क्रस्ट में ग्रेनाइटिक परत नहीं मिलती है। ग्रेनाइट परत नहीं मिलती है, क्योंकि ग्रेनाइट कहाँ पर मिलती है, महाद्वीपों में मिलती है। महासागरों में कैसे मिलती है, बेसाल्टिक मिलती है। जरूर ध्यान रखिएगा। बेसाल्टिक परत की गहराई लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक होती है।
यहाँ पर आती है एक बात कॉनार्ड डिस्कंटिन्यूटी की। महाद्वीपीय क्रस्ट के अंदर लगभग 20 किलोमीटर की गहराई पर ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक परतों के बीच एक बाउंड्री पाई जाती है। ध्यान रखना, बेसाल्टिक जो कि महासागरीय है, ग्रेनाइटिक जो कि महाद्वीपीय, इन दोनों के बीच एक बाउंड्री पाई जाती है जिसे कॉनार्ड डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो असंतति मिलती है वो कॉनार्ड असंतति देखने को मिलती है। दूसरी है मेंटल की सीमा, कि भाई साहब ये तो है क्रस्ट और ये है मेंटल, तो इन दोनों के बीच की ये जो सीमा है वहाँ पर एक असंतति हमें देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी कह देते हैं। जब भूकंपीय तरंगे पी वेव्स क्रस्ट से नीचे मेंटल में एंटर करती है, ध्यान से समझ लेना, क्रस्ट से मेंटल में एंटर करते ही पी वेव्स की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। ध्यान रखना, अचानक से बढ़ जाती है क्योंकि डेंसिटी भी बढ़ जाती है। क्रस्ट में इन तरंगों की गति कितनी होती है, 6.0 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि मेंटल में एंटर करते ही कितनी हो जाती है, 8.1 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही वे मेंटल में एंटर करती है उनकी गति जो है वो घट करके 7.9 किलोमीटर रह जाती है। ध्यान रखना, क्रस्ट से नीचे जा रही है, अपर क्रस्ट से नीचे जाएगी लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट में स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जैसे ही ये मेंटल में एंटर करती है इनकी स्पीड वापस से कम हो जाती है, और जहाँ पर ये कम होती है वहाँ पर एक सीमा बनती है, वहाँ मेंटल की सीमा होती है मोहो असंतति, ठीक है। इसी परिवर्तन की वजह से 30 से 40 किलोमीटर की गहराई पर एक प्रमुख सीमा बनती है जिसे मोहो असंतति या मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। द्वितीय परत है मेंटल। मेंटल पृथ्वी की दूसरी परत है जो क्रस्ट के नीचे स्थित है। सिंपल सी बात है, क्रस्ट के नीचे मेंटल, और मेंटल और क्रस्ट के बीच में मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि स्पीड में कमी आती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड का सेमी लिक्विड फॉर्म या सॉलिड से लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होते ही स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। मेंटल की जो शुरुआत है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की गहराई से होती है, और कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। पृथ्वी के अधिकांश द्रव्यमान और आयतन का भाग इसी मेंटल में पाया जाता है। कैसे? यहाँ पर मैं देखो बना करके बताता हूँ। ये है क्रस्ट, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर। ये क्रस्ट दो पार्ट में बटी हुई है, मेंटल को दो पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है। कहाँ से? 30 से 50 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमें क्या देखने को मिलता है, इतना बड़ा मेंटल देखने को मिलता है। ये वाला क्षेत्र मेंटल है, ठीक है। हालांकि इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 700 तक तो हमें अपर मेंटल मिलता है, 700 के बाद में लोअर मेंटल देखने को मिलता है। अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ ये रहा। मेंटल के ऊपरी भाग में मोहो असंतति के ठीक नीचे भूकंपीय तरंगे, विशेष रूप से पी वेव्स की गति अचानक से कम देखी जाती है। इस क्षेत्र को निम्न वेग जोन भी कहते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। ध्यान रखना, मेंटल का जो अपर पार्ट है यानी कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी से जस्ट नीचे की तरफ, वो लो जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहलाता है क्योंकि वहाँ पर स्पीड कम हो जाती है। यह भाग 30 से 200 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यह है अर्धद्रव्य प्लास्टिक अवस्था में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी को स्थनोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। मेंटल का विभाजन अगर हम करें तो मेंटल को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल की जो गहराई है वो ध्यान रखना 30 से 700 किलोमीटर की गहराई तक होती है। 30 से 200 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है वो लो वेलोसिटी जोन कहलाता है, और 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक की जो गहराई वाला भाग है वो सॉलिड होता है लेकिन वीक होता है, ये ध्यान रखना। ओके, सॉलिड होता है लेकिन वीक होता है, यानी कि 200 से 700 किलोमीटर की गहराई वाले भाग में स्पीड बढ़ जाती है और इसमें वेलोसिटी लो रहती है। 30 से 200 किलोमीटर वाला जो भाग होता है उसे प्लास्टिक अवस्था में होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ध्यान रखना, एस्थेनोस्फेयर की गहराई 30 से 200 किलोमीटर। लिथोस्फेयर की गहराई कितनी है, 100 किलोमीटर। ध्यान रखना, ये लिथोस्फेयर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, ओके। लिथोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्रस्ट पूरी और अपर मेंटल का अपर पार्ट, ये दोनों मिलाकर के लिथोस्फीयर बनाते हैं।
इस भाग में ऊष्मा के संचरण है, हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया कहाँ कैसे होती है, कन्वेक्शन से होती है, क्योंकि सेमी सॉलिड होता है। डेंसिटी कैसी है, 3.3 से 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना। लोअर मेंटल कहाँ से कहाँ तक, 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। इसे हम मेसोस्फेयर या स्टिफ जोन भी कहते हैं, ध्यान रखना ये दोनों नाम। इस क्षेत्र का जो घनत्व होता है वो लगभग 3.9 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है, ज़्यादा होता है। इसमें भूकंपीय जो वेव्स होती है उनकी गति बढ़ जाती है, 10 से 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड होता है, ठोस होता है। स्टिफ जोन देखिए, ठोस लिखा हुआ ना, और जब ठोस होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ते ही स्पीड भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक नाम आता है गुटेनबर्ग असंतति। कैसे, 2900 किलोमीटर की गहराई से जैसे ही हम एंटर करते हैं कोर के अंदर, तो जो एस वेव्स होती है वो समाप्त हो जाती है, और पी वेव्स जो होती है उनकी गति जो है वो अचानक से घट जाती है। इस अचानक परिवर्तन के कारण जो सीमा बनती है उस सीमा को क्या कहा गया, गुटेनबर्ग असंतति या ओल्डहम गुटेनबर्ग असंतति कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आता है, देखो, लेहमन। हाँ, गुटेनबर्ग जो है उन्होंने तो ये बता दिया कि पूरी कोरी लिक्विड है, लेकिन फिर नाम आता है लेहमन का, और लेहमन ने कहा कि नहीं भाई साहब, आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। और जहां से आउटर कोर और इनर कोर के बीच में ये डिफरेंस देखा, वहां पर लेहमैन जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर एक डिस्कॉन्टिन्यूटी बता दी कि वहां पर कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी के आगे कोर जो है वो सॉलिड है, लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी के आगे। हम ही पढ़ते हैं, मेंटल की प्रमुख परतें देखिए, 400 से 700 किलोमीटर की गहराई वाला जो पार्ट है वो गोलिट्स लेयर कहलाता है, और 2700 से 2900 किलोमीटर वाला जो भाग है वो डी डी लेयर है, 2D लेयर कहलाता है। सिंपल से देखो बात है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ मेंटल, ठीक है, ये मेंटल बन गया। मेंटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो अपर मेंटल जो कि 30 से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई पर है, 30 या 50 से, ठीक है, और 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। ये तो गहराई होगी, ठीक है, इनमें चेंज करता हूँ एक बार, ये चेंज कर लिया। अब देखो, 30 से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई तक, देखो 30 से लेकर के 100 मीटर की गहराई तक तो हमें जो क्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है वो क्या लाता है, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर के साथ लगा हुआ 200 मीटर 200 किलोमीटर की गहराई वाला जो पार्ट है वो कहलाता है एस्थनोस्फेयर, एस्थनोस्फेयर, ठीक है। और फिर बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो अपर मेंटल में ही आता है। लेकिन इस अपर मेंटल का 400 से लेकर के 700, मतलब 400 से लेकर के 700 किलोमीटर वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को कौन सी लेयर कहा गया, गोलिट्स लेयर, GOLITZ, गोलिट्स लेयर कहा गया। मतलब 400 से लेकर के 700 तक ये वाला जो पार्ट है वो गोलिट्स लेयर कहा, और वही 2700 से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2700 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर, मतलब निचले मेंटल का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहा गया, DD लेयर। कौन सी लेयर, DD लेयर, ओके, या हम कह सकते हैं 2D लेयर, ओके। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अब थर्ड जो यहाँ पर है वो है कोर। कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, सबको पता है, जो मेंटल के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर कहाँ तक है, पृथ्वी के केंद्र तक, यानी कि लगभग 6371 किलोमीटर की गहराई तक। मैं चेंज करता हूँ, कहाँ तक, 6371 किलोमीटर की गहराई तक। इस परत का अध्ययन जो है मुख्यतः भूकंपीय तरंगों के आधार पर किया गया है। कैसे, जो कोर है उसे दो भागों में बांटा गया है। कैसे, आउटर कोर, आउटर कोर की हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर। लिक्विड अवस्था में है, क्यों, एस वेव्स नहीं पहुँचती क्योंकि ये द्रव अवस्था में नहीं चल पाती है।
पी वेव्स की गति यहाँ पर कम हो जाती है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक रह जाती है। यह परत मुख्यतः आयरन और निकल से बनी होती है, इसीलिए नीफ लेयर भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये कोर है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2900 किलोमीटर से तो ये शुरू होती है और 6371 तक ये चलती है। इसकी जो ऊपर वाली पार्ट है वो है आउटर और नीचे वाली जो है वो है इनर। ये तो है लिक्विड, यहाँ पर ये तो है लिक्विड और ये है सॉलिड। लिक्विड जो कोर है उसकी गहराई है 5150 किलोमीटर तक और सॉलिड लेयर की जो सॉलिड कोर की जो गहराई है वो 5150 से लेकर के 6371 तक। इतने ध्यान रखना। जब मेंटल से वेव्स इसमें एंटर करती है तो 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर वाला जो मेंटल होता है, जिसे हम लोअर मेंटल कहते हैं, ये सॉलिड है तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही इनर कोर में एंटर करती है वेव्स, सॉरी आउटर कोर में एंटर करती है वेव्स, ध्यान से सुन लेना, लोअर मेंटल से आउटर कोर में जब एंटर करती है वेव्स तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है। एस वेव्स तो पूरी तरीके से गायब हो जाए, लेकिन जो पी वेव्स हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है। और कितनी कम हो जाती है? कम होकर के 8 से 10 किलोमीटर पर सेकंड ही रह जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। आंतरिक कोर की बात करें तो 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। आउट इनर कोर कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, मैंने लिख दिया पहले सॉलिड अवस्था में। डेंसिटी जो है वो यहाँ पर कितनी है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी आपको मिलेगी वो कहाँ की मिलेगी? आंतरिक कोर की देखने को मिलेगी। और पी वेव्स की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ पर कितनी हो जाती है? 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में डेंसिटी मटेरियल की बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पर एक नाम आता है लेहमन असंतति। कैसे? जो ओल्ड हम गुटेनबर्ग भाई साहब थे वो कहते हैं कि कोर जो है वो लिक्विड है, लेकिन लेहमन भाई साहब क्या कहते हैं? लेमन भाई साहब कहते हैं कि नहीं भाई साहब, पूरी कोर लिक्विड नहीं है। कोर का आउटर पार्ट जो कि 5150 किलोमीटर तक है वो लिक्विड है, उसके बाद में पूरी कोर जो है वो सॉलिड है। तो जहाँ तक लिक्विड कोर देखी गई वहाँ पर जो बाउंड्री डिसाइड की थी वो किसने की थी? लेहमैन ने डिसाइड की थी। इसलिए इस असंबद्धता को किस नाम से जाना जाता है? लेहमन या लेहमेन हम कह सकते हैं। ओके, ध्यान रखना। लेहमेन किस किस के बीच में? आउटर और इनर कोर के बीच में। यानी कि आउटर कोर यानी कि जो कि लिक्विड है और इनर कोर यानी कि जो सॉलिड है उनके बीच में ये डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। इसकी स्थिति लगभग 5150 किलोमीटर की गहराई पर है। इस परत के खोजकर्ता इंगे लेहमैन थे। कोर की विशेषताएं देखते हैं यहाँ पर। देखो, गुण गुण दे रखा है, कहाँ पर गया? गुण दे रखा है। बाहरी कोर के गुण क्या है और आंतरिक कोर के गुण क्या है? देखो, अवस्था की बात करें तो बाहरी कोर द्रव है, आंतरिक कोर ठोस है। गुण सीमा की बात करें तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक बाह्य कोर है और 5150 से लेकर के 6371 तक आंतरिक कोर है। प्रमुख तत्व इसमें भी लोहा निकल है और इसमें भी लोहा निकल है। घनत्व बाहर वाली का कम है 10 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और अंदर वाली का ज़्यादा है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस तरंगे जो है वो बाह्य कोर में अनुपस्थित हो जाती है और आंतरिक कोर में अगर जाती है तो उपस्थित हो जाती है। लेकिन ये ध्यान आप लोगों को नहीं रखना, क्योंकि यहीं पर गायब हो गई तो वहाँ पर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है। असंतति, गुटेनबर्ग असंतति, ऊपरी सीमा पर लेहमन असंतति 1150 किलोमीटर की सीमा पर। ध्यान रखना, आउटर कोर की सीमा पर, आउटर कोर की जो सीमा है जो मेंटल के साथ लगी हुई है वहां पर मिलेगी गुटेनबर्ग, और आउटर कोर की जो सीमा है जो कि इनर कोर के साथ लगी हुई है 5150 किलोमीटर की गहराई पर, वहां पर है लेहमन असंतति। जरूर जरूर ध्यान रखना। पृथ्वी की ठोस परत, यहाँ पर एक नाम आता है लिथोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं। लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट का ऊपरी भाग, यानी कि पूरी क्रस्ट, पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग जो कि क्रस्ट हम कहते हैं, वो पूरा का पूरा क्रस्ट, और मेंटल का ऊपरी ठोस भाग, अपर मेंटल का अपर पार्ट,
मेंटल जैसे मान लो ये है मेंटल, दो पार्ट है, ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। इस अपर मेंटल का भी अपर वाला जो पार्ट है वो क्रस्ट के साथ मिला हुआ है ऐसे, और ये सॉलिड स्टेट में है। ये क्या कहलाता है? ये लिथोस्फीयर कहलाता है, या स्थल मंडल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, स्थल मंडल, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर की औसत मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा बताया था, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पर बताया था मैंने, ये रहा 100 किलोमीटर की गहराई तक तो क्या मिलता है? लिथोस्फीयर देखने को मिलता है। और भी देखो कहाँ पर होता है लिथोस्फीयर, ये रहा 100 किलोमीटर की गहराई तक क्या है? लिथोस्फीयर। ध्यान रखना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर हम पढ़ रहे थे, ये रहा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की औसत मोटाई 100 किलोमीटर है। महाद्वीपीय लिथोस्फीयर में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो तरह की लिथोस्फीयर है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर और ओशनिक लिथोस्फीयर। महाद्वीपीय लिथोस्फीयर की बात करें तो क्रस्ट वाला पार्ट इसमें 40% है और मेंटल वाला पार्ट 60% है, ठीक है, ऊपरी मेंटल का। और महासागरीय लिथोस्फीयर में बात करें तो क्रस्ट बहुत कम है, क्योंकि हमें पता है जो महासागरीय क्रस्ट है उसकी मोटाई भी कम है। तो 90% मेंटल का पार्ट है और 10% क्रस्ट का पार्ट है। ये बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। महाद्वीपीय लिथोस्फीयर में 40% तो क्रस्ट का भाग है और 60% ऊपरी मेंटल का है। और महाद्वीपीय लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, महाद्वीपीय क्रस्ट पहले से ही पतली होती है, तो केवल 10% क्रस्ट है और 90% मेंटल है। पृथ्वी के आयतन और वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो क्रस्ट देखो, अगर हम बनाएं, ये तो क्रस्ट हो गई, ये क्रस्ट हो गई, और ये हमने मेंटल और क्रस्ट के बीच में एक बाउंड्री बना दी, और ये हमने कोर बना दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वॉल्यूम की, तो ये 0.5% है पूरे अर्थ की। और मास की बात करें तो इसका जो मास है वो 0.2% केवल इसमें मास मिलता है। और वहीं हम बात करें सेकेंड लेयर की, जो भाई साहब पूरी अर्थ का 83% वॉल्यूम तो किसके पास है? केवल मेंटल के पास, और 68% द्रव्यमान है मेंटल के पास। कोर का 16% हिस्सा है पूरी पृथ्वी के आयतन का और 32% है द्रव्यमान का। इससे स्पष्ट क्या होता है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग जो कि मास और वॉल्यूम की अगर मैं देखूँ तो वो कहाँ पर है? मेंटल में। वॉल्यूम 83 और मास 68, मास का मतलब द्रव्यमान, ठीक है। मेंटल का ऊपरी भाग आयतन में अधिक है, ध्यान रखना, मेंटल का जो अपर पार्ट है उसका आयतन ज़्यादा है, जबकि निचला भाग द्रव्यमान में भारी है। ये चीज़ें ध्यान रखना, द्रव्यमान और आयतन चीज़ें अलग अलग हैं। द्रव्यमान उसमें कितना मटेरियल है, आयतन वो कितने मटेरियल को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ऊपरी मेंटल तुलनात्मक रूप से हल्का और पतला होता है, क्योंकि उसमें मेटल हल्के होते हैं। निचले मेंटल में मेटल हैवी हो जाते हैं थोड़े से, तो घना और भारी होता है। इसलिए पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 55% और द्रव्यमान का लगभग 50% केवल निचले मेंटल में ही पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुन लेना। पृथ्वी के टोटल आयतन का अगर हम मेंटल में देखें तो 83% आयतन मेंटल के पास है, लेकिन मेंटल में भी अगर हम पृथ्वी के टोटल आयतन का देखें तो निचले मेंटल में सबसे ज़्यादा आयतन है 55%। पृथ्वी के कुल आयतन का 55% तो लोअर मेंटल में है, और पृथ्वी के टोटल द्रव्यमान का 50% तो अकेले लोअर मेंटल के पास है, और बाकी का जो कि देखो द्रव्यमान कितना है 68, 68 में से ये पृथ्वी का द्रव्यमान 68 में से 50% द्रव्यमान किसके पास है? ये लोअर मेंटल के पास है। और वहीं 83% आयतन है, ठीक है। इसका 55 कितना परसेंट? 55%। 83 में से 55 तो किसके पास है? लोअर के पास, और बाकी बचा हुआ ऊपर वाले मेंटल के पास, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की एक बहुत ही शानदार, देखो मेहनत बहुत लगी है। अगर आपको लगे कि लाइक करना चाहिए तो लाइक कर दो, वरना लाइक मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दो, वरना लाइक सब्सक्राइब मत करना, आपको लगे तो ही, ठीक है। ऐसे ही क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही क्लासें मिलेंगी। हालांकि आने वाले टाइम में MCQs भी लेके आऊँगा मैं, टॉपिक वाइज MCQs, ठीक है।
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।